Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to start chapter 2 of the Indian economy book series, and today we are going to talk about national income and GDP, gross domestic product. Before we begin with this chapter, here is the syllabus of this book series, जहाँ पे last class में हमने discuss किए थे कुछ basic concepts और आज हम हैं chapter 2 पे. So before we move on to अंडरस्टैंड कि हम चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, लेट्स डू अ क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट क्लास. तो व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास एंड वी डिड नॉट डिस्कस परेटो इफेक्ट. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस quickly go through what we understood here and then discuss Pareto effect before moving on. If you want to move directly to national income, you can go 10 minutes ahead in the video. And I'll just quickly explain this one concept before we move on. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मार्केट स्ट्रक्चर की. मार्केट क्या होता है? मार्केट इज द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ द प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपन्स. वो फिजिकल जगह जहाँ पे लोग चीज़ें बेचते हैं और खरीदते हैं पैसों के लिए, उसे मार्केट कहते हैं. बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पूरी टेरिटरी कंट्री की, पूरा लैंड एक बिग मार्केट बन जाता है. ठीक है, तो हमने बात करी थी कि 3-4 प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं. उसमें से एक होता है परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि जब मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हों जो सेम क्वालिटी की चीज़ को बेच रहे हों और बायर्स के पास ऑप्शन हो कि वो इसमें से किसी से भी खरीद सके. यूजुअली इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हाई नहीं होता है क्योंकि सेलर्स के बीच में बहुत कंपटीशन होता है और सेलर्स मार्केट में कभी भी एंटर और एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जी मंडी जाते हो तो वहाँ केले के ठेले होते हैं, राइट, या सब्जियों के ठेले होते हैं. तो उस पर देखा होगा कि सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ रखते हैं, क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. आप किसी से भी खरीद सकते हो, किसी से भी नहीं खरीद सकते हो. कोई भी बंदा, कोई भी सेलर उस रोड पे कभी भी अपना ठेला बंद करके वो बिजनेस खत्म कर सकता है, कोई भी नया से ठेला लगा सकता है, राइट. एंट्री और एग्जिट एकदम फ्री है और प्राइस न्यूनतम रहते हैं बिकॉज कंपटीशन बहुत है, तो उसे हम परफेक्ट मार्केट बोलते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि मोनोपोली क्या होती है. मोनोपोली, द वर्ड मोनो का मतलब होता है एक. तो मोनोपोली इज अ सिस्टम, अ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें बेचने वाला एक ही हो, खरीदने वाले कई हो. ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है IRCTC. ठीक है, इंडिया में रेलवे लाइन चलाने में, रेलवे ट्रेन्स चलाने में इंडियन IRCTC के अलावा और कोई नहीं है. ठीक है, कोई और कंपटीशन नहीं है. तो क्या प्राइस होंगे उस सर्विस को यूज़ करने के, क्या रूल्स होंगे, ये सब IRCTC ही डिसाइड करता है. ठीक है, कि स्टेशन पे कौन क्या बेचेगा, कितनी सफाई रहेगी, कितना किस एरिया में से ट्रेन जाएगी, किस में से नहीं जाएगी, कितना प्राइस होगा, सब IRCTC डिसाइड करता है. ठीक है, और क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है तो कोई IRCTC को क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि आपने इतना भाव क्यों लगाया, राइट. ऑल्दो ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इसका क्योंकि IRCTC क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट इसको लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करती है, इसलिए उसकी प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर आप एक फ्री मार्केट में एक प्राइवेट कंपनी देखो जिसकी अगर मोनोपोली होती तो वो हो सकता है कि आज कोई चीज़ 100 रुपये में बेचती, कल 8,000 में बेचती और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खरीदने वाले जिनको वो चीज़ चाहिए वो खरीदेगा ही, और जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो कोई और नहीं बेच रहा है उस क्वालिटी का या उस टाइप का. तो जो बायर है उसको उसी से खरीदना पड़ेगा अगर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है. तो इसलिए सेलर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो कितने भी प्राइस का बेच सकता है, कितनी भी डिमांड, एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी डिमांड को, सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है और प्राइस को डिसाइड कर सकता है. एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डायमंड्स. ऑल्दो डायमंड की मोनोपोली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डायमंड्स को इस देश में मोनोपोली बनाई गई है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि डायमंड्स एक्चुअली बिल्कुल रेयर नहीं है, उनका प्राइस जो है वो आर्टिफिशियली राइज करा हुआ है और लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में कोई खास फ़र्क नहीं होता है. पर क्योंकि जो लोग कंट्रोल करते हैं डायमंड का सप्लाई, वो लोग जान करके डायमंड्स को उसकी सप्लाई को कर्व करते हैं ताकि उसकी प्राइस बढ़ी रहे. तो दिस इज समथिंग दैट हैपन्स व्हेन देयर इज अ मोनोपोली, व्हेन देयर आर ओनली वन और फ्यू पीपल कंट्रोलिंग अ प्रोडक्ट इन द एंटायर इकोनॉमी. फिर हमने बात करी थी मोनोपोली के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल था ओलिगोपोली. ठीक है, ओलिगोपोली इज प्रीटी सिमिलर टू मोनोपोली, बट इसमें ये फर्क होता है कि एक सेलर नहीं है, बस कुछ सेलर है, 4-5 सेलर है जो कि ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनके बीच में फियर्स कंपटीशन है. तो अनलाइक मोनोपोली
यहाँ पे ओलिगोपोली में क्या होता है कि बहुत पैसा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट करने में, और क्योंकि चीज़ें लगभग सेम सेल कर रही होती है कंपनी, इसलिए बायर के पास चॉइस तो होता है लेकिन बहुत कम चॉइस होता है। कि अगर आपको ब्लैक कलर की फिजी कैफिनेटेड सोडा पीनी है तो आपके पास 3 या 4 ही ऑप्शन है। अगर आपको सिम खरीदनी है तो आपके पास इंडिया में 4 या 5 ही ऑप्शन है, दैट्स इट। सेम गोज फॉर एयरलाइंस, राइट। आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, आप एक से दूसरे पे जा सकते हो, पर तीसरा चौथा मे बी अवेलेबल हो, मे बी ना हो, तो उसे हम ओलिगोपोली बोलते हैं। ओलिगो मीन्स फ्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत फियर्स रहती है, लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट में, और दूसरा क्या बोलते हैं, एंट्री और एग्जिट ना इतनी, एग्जिट का तो नहीं पता, एंट्री इतनी इजी नहीं होती है ओलिगोपोली मार्केट में, बिकॉज 2 जायंट एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कुछ कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारा पावर है, तो उसमें एंटर करना, लाइक अगर आज आप मान लो नई सिम कंपनी डालने की कोशिश करेंगे तो इट्स अ अपहिल बैटल, ठीक है, क्योंकि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन लोगों ने, आइडिया ने अपना मार्केट बना दिया है, तो इसमें नई सिम बना के बेचना बहुत अपहिल मार्केट होगा, तो इट्स नॉट ईजी फॉर न्यू सेलर्स टू एंटर द मार्केट, तो उसे हम ओलिगोपोली बोलते हैं। फिर होती है डुओपोली। डुओपोली मतलब डुओ मीन्स 2, तो सिर्फ जब 2 ही कंपनीज हो और वो लगभग सेम प्रोडक्ट बेच रही हो और उनके बीच में फियर्स कंपटीशन हो, तो उसको डुओपोली बोलते हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पेप्सी एंड कोका कोला, वीजा एंड मास्टर कार्ड, ठीक है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इन दोनों कंपनीज के अलावा तीसरी कंपनी नहीं होती है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा, अगर बहुत अच्छी कंपटीशन है इनके बीच में, तो क्या होगा कि प्राइस चीज़ों का बहुत लो रहेगा, राइट। और अगर इन दोनों के बीच में जुगलबंदी हो जाए, राइट, तो दोनों मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को, और एक तरीके से एक आर्टिफिशियल मोनोपोली बना सकते हैं। उसके अलावा ये भी होता है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम मार्केट शेयर ग्रैब करके रखते हैं स्ट्रक्चर में, और अगर दोनों के बीच में फियर्स कंपटीशन हो तो फिर चीज़ों का प्राइस बहुत ईजी हो जाता है और थर्ड कंपनी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी इज बेसिकली अपोजिट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में एक बेचने वाला है, कई खरीदने वाले हैं। जब इसका उल्टा कर दो कि कई बेचने वाले हैं लेकिन खरीदने वाला एक ही है, तो उसे मोनोस्पोली बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कई सारे फैक्ट्रीज हैं जो कि आर्म्स और एम्यूनिशन बनाते हैं, राइट, टैंक्स, बॉम्ब्स एंड ऑल, लेकिन इंडियन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और आम लोग इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते। तो जो भी कंपनी इंडिया में इस तरीके की चीज़ें बनाती है, उनको बेचने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही एंटिटी है, विच इज़ इंडियन गवर्नमेंट। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही उनसे बनाई हुई बंदूकें, टैंकें, बम्स खरीद सकते हैं, कोई और सेलर नहीं है। और ये भी है कि इंडिया ने ऐसे भी लॉ बना रखे कि ये किसी और को भी सेल नहीं कर सकते, और अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी सेल करने से पहले। तो इसे बोलते हैं मोनोपोली। जब खरीदने वाले ना हो, खरीदने वाला सिर्फ एक ही हो और बेचने वाले कई हो, ठीक है, तो प्राइस और डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, उस सेलर पे, उस बायर पे जो खरीदने वाला है। अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो ये कंपनीज कुछ नहीं बना पाएंगी। तो ये होते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का क्या मतलब होता है, जब जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है एक इकोनॉमी में लोगों को अपनी नीड्स फुलफिल करने की, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है, ज़रूरत। अब व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कारण से डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसका प्राइस गिरेगा, और अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिरेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ महंगी हो, दिस गिवन एवरीथिंग एल्स इज कॉन्स्टेंट, एवरी अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, सेट्रस पेरिबस, ठीक है। दूसरी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है इसको, बट अगर एकदम वैक्यूम में हम बात करें, जब दूसरी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, तो अगर कोई चीज़ की प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी, जैसे टमाटर की प्राइस हो जाती है एकदम 100 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, राइट, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर किसी चीज़ का प्राइस एकदम से गिर जाता है, ठीक है, मान लो कि कार, कुछ इंटरेस्ट रेट
चेंज हुआ, मार्केट में कुछ हुआ और सडनली कार्स की प्राइस गिर गई 2-3 लाख रुपए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो वो कार को अफोर्ड कर पाएंगे तो वो उसे खरीद लेंगे, राइट। और सेम गोस फॉर पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस गिर जाता है तो अब लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सस्ता पड़ता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड, ठीक है, कैसे पता चलता है कि कितनी डिमांड है, या तो उस चीज की प्राइस से पता चलता है या फिर उसके रिलेटेड गुड्स से पता चलता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मान लो डीजल की कार और पेट्रोल की कार है, ठीक है, तो डिपेंडिंग इफ रूल्स आर सेम, दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उससे आप पता कर सकते हो कि किसकी डिमांड ज़्यादा है ना। कि अगर डीजल कार ज़्यादा है, एग्जिस्ट करती है, तो मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, पेट्रोल कार एग्जिस्ट करती है तो पेट्रोल कार की डिमांड ज़्यादा है, given that all rules are same, which are not. Moving on to the key concepts of elasticity of demand. Demand elasticity क्या होता है? कभी कभी कुछ चीज़ें अगर थोड़ी बहुत उनका प्राइस कम ज़्यादा होता है तो उसके डिमांड में इतना फ़र्क नहीं आता है क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ें होती है, राइट। तो अगर मान लो टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहे हैं या 12 रुपये किलो बिक रहे हैं, तभी भी आप उसको उतना ही कंज्यूम करोगे क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज, राइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ सेंसिटिव द डिमांड ऑफ द गुड इज बेस्ड ऑन प्राइस। मतलब कि प्राइस के ऊपर प्राइस सेंसिटिविटी है, कितना ज़्यादा जल्दी उस चीज की डिमांड बढ़ती और घटती है डिपेंडिंग ऑन स्लाइट चेंज इन प्राइस, ठीक है। अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है तो क्या सडनली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? और नहीं पड़ता, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड बेसिकली वो होती है जब कि अगर किसी की इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर क्वांटिटी जितनी डिमांड की हुई है सोसाइटी में अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो प्राइसेस जो है वो भी कम हो जाए, इसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज की डिमांड डजंट चेंज, ठीक है, उसकी डिमांड चेंज नहीं होती है इवन दो उसका प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसे इनइलास्टिक बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो दवाई है पैरासीटामोल, ठीक है, बुखार की दवाई, अब उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी इनइलास्टिक होगी क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी भी हो जाएगी या सस्ती भी हो जाएगी, तो उसकी डिमांड ज़्यादातर उसकी डिमांड पे इतना फर्क नहीं आएगा। वहीं कुछ चीज़ें जो होती है उनकी जरा सा प्राइस में अगर 1 रुपये 2 रुपये भी गिर जाए तो भी सडनली उसका डिमांड बढ़ जाती है, राइट। सो एक और दूसरी चीज़ होती है जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनका प्राइस पर, उनकी डिमांड पर उनके प्राइस का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ 1 रुपये की बिक्री है या 1000 की बिक्री है, उसकी डिमांड हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है, कितनी भी महंगी हो जाए लोग फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट। तो उसकी डिमांड कम नहीं होती अगर प्राइस बढ़ते भी है तो, ठीक है। या ऐसा नहीं होता है कि प्राइस कम हो गया तो लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया, उसकी डिमांड बनी रहती है, उसकी इलास्टिसिटी जीरो है, ओके। प्राइस का उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? कितनी चीजें एक सेलर बेच सकता है, बेचने के लिए उस विलिंग टू सेल, ठीक है, चाहता है बेचना और बेच सकता है एट अ गिवन प्राइस, ठीक है। एक दिए हुए प्राइस पर, फिक्स प्राइस पर एक इंसान एक गुड को बेचना चाहता है और बेच सकता है, उस क्वांटिटी को हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है, कितना अवेलेबल है बेचने के लिए। अब लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या बोलता है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर लोग किसी चीज का ज्यादा पैसा देने के लिए विलिंग है तो जो सप्लायर है वो चीजों को और पैसा कमाना चाहेगा ना, तो और बेचने की कोशिश करेगा, तो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो कोई चीज महंगी हो जाती है सडनली, आज जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा से मास्क वगैरह बिकते आए हैं हमारी सोसाइटी में, राइट, डॉक्टर्स वगैरह यूज करते थे, लेकिन कोविड आया, ठीक है, कोविड में सडनली मास्क की डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस भी बढ़ गया। आप देखोगे प्राइस बढ़ा तो उसका सप्लाई भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे, इसलिए कई लोग उसको बेचने के लिए रेडी हो गए उस प्राइस पर, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई बढ़ेगा, अगर उसका प्राइस घटता है तो उसका सप्लाई घटेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्राइस घट रहा है मतलब कि
उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर लोग उसको बनाना कम कर देंगे, तो इसलिए उसका सप्लाई भी कम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गुड। अब ये सब जो रूल्स है ना, ये तब अप्लाई होते हैं जब हम अब सब कुछ नॉर्मल रख रहे हैं, राइट? ऑल द अदर थिंग्स सेटरस पेरेबस एवरीथिंग रिमेन्स सेम, बट ऐसा नहीं होता है, चीजें वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती है। अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं और डिपेंडिंग ऑन वो किस तरीके के गुड्स हैं, उनके रूल्स सप्लाई डिमांड प्राइस के उसके ऊपर बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? ऐसी चीजें जो जिस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं उसके ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इतनी सिमिलर है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एक से दूसरी जाने के में, ठीक है? मतलब दोनों सेम नहीं है बट दोनों बहुत अलग भी नहीं है। मान लो अगर आपको कैफीन चाहिए, यू वांट टू ड्रिंक समथिंग हॉट एंड इट हैज टू हैव सम कैफीन, ठीक है? तो यू कैन हैव टी, इफ टी इज नॉट अवेलेबल यू विल हैव कॉफी, राइट? इफ यू वांट टू ड्रिंक अ फिजी ड्रिंक, ठीक है, तो आप कोका कोला मांगोगे, अगर कोका कोला नहीं है तो आप पेप्सी पी लोगे, बिकॉज दे आर नॉट सेम बट दोनों लगभग सेम नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे गुड्स को जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि कोई बैट खरीद रहा है तो बॉल भी खरीदेगा, क्योंकि बैट का इंडिपेंडेंट यूज बहुत कम है, ठीक है? तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। चाय और दूध कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। चाय और शक्कर, कॉफी और शक्कर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, क्योंकि एक इस्तेमाल होगा तो दूसरा भी इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो यूजुअली क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, तो अगर किसी एक की प्राइस बहुत बढ़ गई तो उसकी डिमांड जो है वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाती है। अगर सडनली कोका कोला ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो ज्यादातर लोग फिर क्या करेंगे? पेप्सी पीने लगेंगे। तो इसकी डिमांड, इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? और अगर सेम गोस फॉर जैसे मैकडॉनल्ड्स है, बर्गर है, फास्ट फूड है, राइट? तो अगर सडनली मैकडॉनल्ड्स अपने प्राइस गिरा देता है, ठीक है, तो बर्गर किंग की बर्गर्स की जो डिमांड है वो भी गिर जाएगी, क्योंकि इसने अपने प्राइस गिरा दिए, तो ज्यादातर लोग फिर ये लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक चीज का प्राइस गिर गया, मान लो चाय का प्राइस गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा? शुगर का डिमांड भी गिर जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग शुगर चाय के साथ में पीते हैं। अगर लोग चाय नहीं पी रहे हैं, सॉरी, मान लो किसी कारण से प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और अब लोग कम चाय पी रहे हैं, ठीक है, मान लो वो कॉफी पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस शुगर का डिमांड और शुगर का प्राइस भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका असर पड़ेगा शुगर के ऊपर, क्योंकि शुगर जो है वो इसके साथ इस्तेमाल की जाती है। अगर कम बैट बिक रहे हैं तो बॉल्स भी कम बिकेगी, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड इस बात से नहीं डिपेंड करती कि उसका प्राइस क्या है, उसकी डिमांड इस बात से डिपेंड करती है कि जो खरीदने वाला है उसके पास कितने पैसे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जरूरी नहीं होती है, उसे नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। तो लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है खरीदने के लिए, उनकी इनकम बढ़ती है तो वो खरीदते हैं, नहीं होता तो उसके बिना भी जिंदगी चल जाती है, तो उन्हें नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। नॉर्मल गुड्स इज अपोजिट ऑफ इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स वो होते हैं जो हमें चाहिए ही कुछ भी हो जाए भले, ठीक है, जैसे दवाई, खाना, ये इसेंशियल गुड्स होते हैं। उनका प्राइस की इलास्टिसिटी कम होती है, क्योंकि उनके प्राइस आप कितना भी बढ़ा दो, मिनिमम एक क्वांटिटी तो लोगों को चाहिए ही होती है, ठीक है। तो उसी का अपोजिट होता है नॉर्मल गुड्स। फिर आते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अच्छी होती है ना, लेकिन बहुत महंगी होती है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में एक दूसरी चीज मार्केट में बिकने लगती है जो उतनी अच्छी नहीं होती, उसका रेप्लिकेशन होता है बट नॉट एज गुड, ठीक है, नॉट एज, तो और ना प्राइस में बहुत कम होती है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे कोई बेक्ड गुड है, ठीक है, तो आप कोई केक ले लो, ठीक है, जनरली अ केक इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, लेकिन उसके बदले में लोग वो छोटे छोटे कपकेक बना देते हैं, राइट। सो दोज कपकेक्स आर व्हाट, दे आर नॉट एज, ऑलमोस्ट क्वालिटी में मे बी सेम नहीं होंगे, लेकिन देयर इज सम सिमिलैरिटी, लेकिन ये बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू दैट बिग केक। तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो उस टाइम पे वो ये छोटे वाले केक खाएंगे, क्योंकि इट गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ दैट थिंग, बट इट्स चीप। बट इंफीरियर गुड्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड एकदम से गिर जाती है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो आप फिर ये खराब चीजें नहीं खाना, कंज्यूम करना पसंद करोगे, आप सीधे अच्छी चीजें खाना पसंद करोगे।
और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मान लो कि अगर आप गैस यूज करते हो, ठीक है, केरोसिन का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप केरोसिन मिल रहा है 1 रुपए पर लीटर, ठीक है, और पेट्रोल मिल रहा है या गैस एलपीजी मिल रहा है 2 रुपीज पर लीटर, राइट। तो अगर कोई इंसान जो रोज कमाता है, रोज खाता है, तो वो क्या करेगा, वो तो केरोसिन खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पता नहीं मुझे अगली बार मिलेगा नहीं, पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, तो जो मुझे मिनिमम मिल रहा है, मैं 1 किलो आटा खरीदूंगा, 1 किलो चावल खरीदूंगा, 1 किलो दाल खरीदूंगा, 1 किलो ये खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, राइट। पर मान लो कि उसकी कोई नौकरी लग जाती है जिससे उसको पता है कि उसे साल भर पैसा मिलेगा, राइट। नाउ उसने क्या नोटिस करा कि ये जो 1 लीटर केरोसिन है ये इसका 1 दिन चलती है, लेकिन ये जो 1 लीटर गैस है 2 रुपए की, ये जो है ये इसके लिए 2 दिन चलती है, ठीक है। तो अब क्या, क्योंकि उसको पता है कि वो लंबे समय तक उसे सस्टेन कर सकता है, तो अब वो क्या करेगा, इधर जाएगा, क्योंकि इट्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर हिम एंड ही हैज द एबिलिटी टू बाय इट, ठीक है। तो केरोसिन बिकम्स द इंफीरियर गुड हियर, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो लोग सब्सटीट्यूट में यूज करते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता है। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो बेहतर चीजों के पास चले जाते हैं, जो या तो इस्तेमाल करने में इजी हो, दिखने में बेहतर हो, टेस्ट में बेटर हो, या जनरली लार्ज क्वांटिटी में खरीदें तो सस्ती पड़ती है, वो चीज़ों पे चले जाते हैं। तो जिनको छोड़ के जाते हैं उन्हें इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। फिर है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स बेसिकली क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिनका प्राइस अगर बढ़ता है तो लोग और खरीदते हैं उसे, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऐसी चीज़ें होती है जिनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, और जब लोगों के पास जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, मान लो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, और दूसरी चीज़ों को छोड़ के इसको और ज़्यादा खरीदते हैं, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ इसेंशियल। उन्हें गिफिन गुड्स कहा जाता है। और फिर उसी का अपोजिट होता है वेबलन गुड। वेबलन गुड के साथ भी सेम होता है, जैसे जैसे उसके प्राइस बढ़ते हैं उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन इट्स बिकॉज लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्राइस वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उन्हें वेबलन गुड्स कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड पैसे ज़्यादा होने पर बढ़ती जाती है, मतलब उल्टा, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, चीज़ों की डिमांड घटती है जब उनके पैसे बढ़ते हैं तो, लेकिन इन दोनों गुड्स की डिमांड बढ़ती है पैसे बढ़ने पर, सिंपली बिकॉज कोई और या तो ऑप्शन नहीं है, या फिर लोगों के अंदर कंसेप्ट नोशन है कि जितना ज़्यादा पैसा हम इस पर खर्चा करेंगे उतना हमको अच्छा आउटपुट मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट का क्या मतलब होता है, आइसो मतलब इक्वल, कॉस्ट मतलब इंडिकेटिंग कितना पैसा लगा उस चीज़ को बनाने में। तो आइसो कॉस्ट लाइन होती है ना, दिस इज द आइसो कॉस्ट लाइन। ये हमें क्या बता रही है, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे है कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसा या चीज़ें हमें लगती है किसी चीज़ को बनाने में, और वाई एक्सिस पे है लेबर, मतलब कितनी मेहनत, फिजिकल मेहनत लगती है। तो व्हाट दिस line shows us is the physical representation of in microeconomics to illustrate combination of two input, typically capital and labor, that result in the same total cost of the firm, ठीक है। बेसिकली ये लाइन हमें बताती है कि एक फर्म को कितना मैक्सिमम मतलब दिए हुए कॉस्ट में वो इन दोनों में से कितना कितना लेबर और कैपिटल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास खर्चा करने के लिए कॉस्ट जो है एक सेम अमाउंट है, तो उस सेम अमाउंट में वो कितनी लेबर और कितनी दूसरी कैपिटल लगाएं ताकि उन्हें सेम आउटपुट मिले, ठीक है। अगर मान लो एक कंपनी के पास एक्स अमाउंट है, पैसा है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें से वो 6 लेबर लगाए और 2 कैपिटल लगाए, या फिर 4 लेबर लगाए और 3 कैपिटल लगाए, तो इन दोनों सिचुएशन में उसको सेम आउटपुट मिलेगा, सी और डी। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो मीन्स सेम आउटपुट, ठीक है। तो वो मतलब वो डिसाइड कर सकता है कि वो पैसा लेबर पे लगाए या कैपिटल फॉर्मेशन पे बनाए। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि मशीनरी ना, उस सब पे। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि एक्स अमाउंट को किस प्रोपोर्शन में आप लगा सकते हो ताकि आपको सेम कॉस्ट पड़े प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगर मान लो लेबर सस्ती हो गई किसी कारण से, तो आप ज्यादा लेबर यूज करो, कम कैपिटल यूज करो, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि अब जैसे अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि लेबर महंगी होती जा रही है ना, नॉट इन इंडिया बट लाइक इफ यू गो टू अमेरिका, वहां पे लेबर बहुत महंगी, तो वहां पे फिर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी में, राइट। क्योंकि अगर वो मशीन में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें कम लेबर की जरूरत पड़ेगी और ऑलमोस्ट दे विल बी एबल टू स्टिल मेक द सेम प्रोडक्ट इन द सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन। नेक्स्ट इज आइसोक्वेंट लाइन।
जैसे आइसो का मतलब तो हमने देख लिया इक्वल है, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। आइसो क्वांट लाइन जो है ना बेसिकली वो हमें ये बताता है कि सेम जितना आप कैपिटल या लेबर लगा रहे हो उसमें से आपको कितना और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्वांटिटी डबल करने के लिए। ठीक है, मान लो कि आप L1 लगा रहे हो, ठीक है, लेबर, और K1 कैपिटल लगा रहे हो। ठीक है, एक लेबर 1 लाख रुपए कैश, तो आपको A आउटपुट मिल रहा है विच इज Q10। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए और एक लेबर यूज करो तो आप 10 यूनिट्स क्वांटिटी उस चीज की बना पा रहे हैं। अब क्या होता है ना, दिस लाइंस दे बेसिकली टेल यू कि अब टू गो फ्रॉम A टू C, ठीक है, विच इज बेसिकली द सेम लेवल ऑफ, मतलब ये पॉइंट ले लो ये वाला, अगर आप और कैपिटल नहीं लगा सकते तो आपको कितनी लेबर और बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप डबल कर सको क्वांटिटी में। ये आपको ये ग्राफ बताता है। ठीक है, कि अगर मान लो कि मैं चाहती हूं कि अभी तक मैं बना रही थी L1 यूज कर रही थी, K1 यूज कर रही थी और 10 क्वांटिटी बना रही थी, लेकिन अब मेरी डिमांड बढ़ गई है, मुझे 30 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू कम ऑन दिस लाइन, तो दिस मीन्स बट आई कैन नॉट इंक्रीज दिस। ठीक है, मेरे पास और पैसे नहीं है, तो मुझे कितनी लेबर, मतलब मैं और मशीनरी नहीं खरीद सकती, तो मुझे कितनी लेबर बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैं सेम टाइम में 10 क्वांटिटी की जगह 30 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकूं, तो उसे आइसो क्वांट। यूजुअली ये जो ग्राफ है ना, ये यूज होता है कंपनीज टू डिसाइड कि अगर वो स्केल करना चाहती है अपनी कंपनी को, मतलब कि अब वो अगर अपना आउटपुट बढ़ाना चाहती है तो उनको कितना एवरेज लेबर या कैपिटल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट कि वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे डबल ट्रिपल चीजें बना सके। अब लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है? रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल कुछ नहीं होता है, रिटर्न टू स्केल इज कि आपने कितने यूनिट इनपुट डाला, उसके बदले आपको कितने यूनिट आउटपुट मिला। ठीक है, मान लो आपने एक लेबर और एक यूनिट कैपिटल लगाया, उसके बदले आपको एक यूनिट प्रोडक्ट पैदा हुआ। ठीक है, एक L एक K। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटर्न टू स्केल। अब इसमें 3 टाइप होते हैं, इक्वल रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब इक्वल रिटर्न क्या होगा कि अगर आपने इसको 2 कर दिया, मान लो मैंने 1 की जगह 2 लेबर और 2 K कर दिया, ठीक है, तो यहां पे हो गया 2 प्रोडक्ट। ठीक है, यूनिट जो है 1 से 2 हो गई, तो इसे बोलेंगे इक्वल स्केल। मतलब आपने यहां पे दोनों चीजों को डबल किया तो यहां पे भी यूनिट डबल हो गई। अब मान लो अगर मैंने यहां पे दोनों को डबल किया और यहां पे 4 गुना हो गई, तो फिर उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब क्या कि हम जितना, अगर हम 1 यूनिट इनपुट बढ़ा रहे हैं तो 2 यूनिट आउटपुट बढ़ रहा है। फिर डिक्रीजिंग क्या होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न, मान लो मैंने इसकी जगह डबल कर दिया, ठीक है, 2 लेबर 2 कैपिटल, ठीक है, लेकिन इसके डबल होने के बजाय इंस्टेड ऑफ बिकमिंग 4, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग 2 इट बिकेम 1.5। तो ये है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि जब मैं 1 यूनिट इनपुट बढ़ा रही हूं तो मुझे सिर्फ आधा यूनिट ही इंक्रीमेंट मिल रहा है आउटपुट में, तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ये कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न ये हमने समझ लिया। नाउ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड जो है ना, ये कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ ने दिया था जब उसने ये किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेरी गुड बुक, यू शुड रीड, एवरी पर्सन हु स्टडीइंग इकोनॉमिक्स शुड रीड दिस बुक। इट्स वन ऑफ द, इट्स लाइक द शेक्सपियर्स की, यू नो, रोमियो जूलियट जैसे आइकॉनिक है ना, वैसे इकोनॉमिक्स में ये आइकॉनिक है। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने बेसिकली ये आइडिया दिया था इनविजिबल हैंड का, कि उन्होंने कहा था कि जब इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए ऑन इट सेल्फ तो उसके कितनी चीज़ें डिमांड होंगी, उसका कैसे सप्लाई होगा, ये अपने आप एक इनविजिबल हैंड की तरह, एक भगवान के आशीर्वाद की तरह सब कुछ अपने आप सेट बैठ जाता है कि जितनी डिमांड आती है अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसमें कोई इंटरफेयर न किया जाए, तो अपने आप वो डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाती है। इफ पीपल आर विलिंग टू पे फॉर समथिंग, अदर पीपल विल प्रोड्यूस इट। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनविजिबल हैंड, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू एडवोकेट लेजे फेयर। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा कहा गया है एडम स्मिथ ने कि जब हम इकोनॉमी को छोड़ देते हैं तो लोग अपने आप, जो लोग विलिंग है पे करने के लिए एक डिमांड किसी चीज के लिए, वो प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में आ जाता है बिकने के लिए, और ये सब होता है एक इनविजिबल हैंड की तरह। इसीलिए हमें लेजे फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज यूज करनी चाहिए। लेजे फेयर मतलब कि डू नॉट इंटरफेयर। ठीक है, लेजे फेयर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द
वर्क ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, उसके कामकाज में जो है गवर्नमेंट को उंगली नहीं करनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं लेजे फेयर, लेट एवरीथिंग बी, डू नॉट डिस्टर्ब। तो क्योंकि इनविजिबल हैंड एग्जिस्ट करता है, ऐसा एडम स्मिथ बोल रहा है, इसीलिए हमें लेजे फेयर करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को छोड़ना चाहिए। दिस इज लाइक द बेस आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इसी पर कैपिटलिज्म बेस्ड है कि अगर डिमांड होगी तो सप्लाई उसका आ जाएगा, अपने आप चीजें जो है वो बैठ जाएगी। फिर है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या बोल रहा है, जैसे मान लो अगर आज को आप एक वर्किंग इंसान है, ठीक है, यू हैव अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ किड्स पेरेंट्स, आपको सडनली पता चलता है कि न्यूज़ आ रही है कि रिसेशन होने वाला है, ठीक है, आने वाले समय में रिसेशन होने वाला है, इकोनॉमीज खराब होने वाली, बिकॉज वॉर हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप करंटली अपनी लग्जरीज को रोक के पैसा जमा करने की कोशिश करोगे, राइट, कि कल को अगर बुरा वक्त आता है तो मेरे पास कुछ गोल्ड, कुछ कैश होना चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों को बेसिक एम्यूनिटीज दे सकूं, रोटी सब्जी जो चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अब आप अगर मूवी जा रहे थे तो आप मे बी उसको कैंसिल करके वो पैसे बचा लोगे, आप मे बी कोई फॉरेन ट्रिप करने वाले थे लेकिन आप नहीं करोगे, उस पैसे को बचा लोगे, आप कोई फालतू खर्चा नहीं करोगे, कोई लग्जरी की चीज़ नहीं खरीदोगे, उसको सेव करोगे, राइट। तो टेक्निकली अगर कोई कंट्री में बहुत सारे लोग सेव कर रहे हैं तो पैसा और बनना चाहिए, है ना, और पैसा बनना चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। बट पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है, पैराडॉक्स मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए पर नहीं हो रही है, ठीक है। टेक्निकली लॉजिक बोलता है कि ऐसा होना चाहिए बट वो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। एंड थ्रिफ्ट का पैराडॉक्स, सेविंग का पैराडॉक्स ये है कि अगर लोग ज्यादा सेविंग करते हैं तो इकोनॉमी स्लो होती है, ठीक है, और ज्यादा जल्दी रिसेशन आता है, ठीक है। अगर लोग डर जाएं कि रिसेशन आने वाला है और सेव करने लगे तो क्या होता है, उससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है और रिसेशन आ ही जाता है, ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्यों, क्योंकि हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू किया था 9th क्लास में, आपको याद हो एनसीईआरटी में हमने कहा था कि जो इकोनॉमी है ये सर्कुलर है, ठीक है, और इसकी अगर इकोनॉमी एक बॉडी है तो ब्लड की तरह काम करता है पैसा, पैसा पूरी इकोनॉमी में घूमता है ना, और जितना ज्यादा पैसा घूमेगा उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी, और जितना अच्छे से स्मूथली पैसा घूमेगा उतनी अच्छे से इकोनॉमी चलेगी, राइट। तो जब सेविंग होती है ना, सेविंग इज लाइक स्टॉपिंग दिस ब्लड फ्लो। तो अगर मान लो आपके शरीर में कहीं एक जगह पे ब्लड फ्लो रुक गया तो क्या होगा, आपका वो हिस्सा जहां पे ब्लड ये लेके जा रहा था वो काम करना बंद कर देगा, राइट। तो वैसा ही कुछ इकोनॉमी में होता है कि लोग अगर डर के पैसे सेव करने लग जाते हैं तो वो पैसे वापस मार्केट में नहीं जाते हैं और फिर क्या होती है, इकोनॉमी स्लो होने लग जाती है, ओके। एंड इसीलिए आप कई बार सुनोगे, न्यूज में ये पढ़ोगे कि ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी इकोनॉमी के बढ़ने के लिए अच्छा पॉलिटिकल सिचुएशन होना भी जरूरी है। मतलब कि सोसाइटी, व्हाई डू यू थिंक कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल चीज़ों पे इतना पैसा खर्चा करती है कि क्राइम कम हो, रोड अच्छे हो, ये सब हो, या देश आगे बढ़ता हुआ दिखे, ठीक है। क्यों इतना गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज इतने न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह क्यों डालती है, बिकॉज इट वांट्स टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल, ठीक है। वो चाहती है कि लोगों को ऐसा लगे कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ताकि पैसे लोग होर्ड ना करें। और अगर लोग पैसे होर्ड नहीं करेंगे तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे, और वो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए मेन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑफ्टन टू मेक श्योर पीपल फील सेफ, ठीक है, पीपल फील कि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। उसमें आप देखोगे जैसे चाइना है, चाइना की इकोनॉमी अभी बहुत खतरनाक सिचुएशन पे गिरने वाली है, लेकिन आप देखोगे वो अपने सिटीजन को ये चीज़ नहीं बताती है, क्योंकि द मोमेंट उनके सिटीजन को पता चलने लग गया कि उनकी इकोनॉमी गिर रही है, उनकी इकोनॉमी बहुत फटाफट गिरने लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको न्यूज़ में ऐसा फील हो रहा है कभी कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शो यू कि ओ इकोनॉमी इज रनिंग वेरी गुड, दैट्स बाय चॉइस, जान करके आपको बताया जा रहा है ताकि आप होर्ड, लोगों में पब्लिक फियर ना हो जाए, लोग होर्ड करना ना चालू करें, क्योंकि फिर अगर वो करने लगेंगे तो डेफिनेटली रिसेशन आएगा, ओके। और इसीलिए गवर्नमेंट इतना काम भी करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परेटो एफिशिएंसी। परेटो एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इकोनॉमिस्ट है विल्फ्रेडो परेटो। बेसिकली आपने अगर साइंस पढ़ा हो बेसिक तो आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट की, ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, ओके। एंड एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है। यू एंड आई कैन नॉट क्रिएट, वी कैन ओनली चेंज इट्स स्ट्रक्चर, और वी कैन चेंज हाउ इट वर्क्स, बट वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, है ना। तो अगर ये चीज हिल रही है
तो ये अपने आप नहीं हिल रही है, इसको मैंने फोर्स दिया है इसलिए हिल रही है। और वो फोर्स कहाँ से आया है? वो फोर्स उस खाने से आया जो मैंने खाया था, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होकर मेरे हाथ में जा रहा है, जिससे मैं इसको पुश कर पा रही हूँ। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई धरती में से, जिसमें से वो अनाज उगा, जो अनाज मैंने कंज्यूम किया, राइट। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट हैपन्स इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, नथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। वही कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का है कि अगर एक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एक इंसान को बेटर ऑफ कर सको बिना दूसरे को वर्स किए। मतलब कि एक इकोनॉमी में ये है, एक वैक्यूम सील्ड इकोनॉमी है, उसमें नई चीज कभी प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर कोई एक फायदा कर रहा है, इसका मतलब है कोई और का नुकसान हो रहा है। आप किसी एक इंसान का फायदा नहीं कर सकते किसी दूसरे का नुकसान करके, उसे परेटो एफिशिएंसी बोलते हैं। मींस कि अगर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये आइडिया कि इंडिया और जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, एक्स कॉलोनीज, वो कभी भी इतनी डेवलप नहीं हो पाएंगी जितनी कि अमेरिका, यूरोप, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हो गई है, बिकॉज दे वर एबल टू डेवलप। उनका डेवलपमेंट हो पाया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया था, और हमारी कॉलोनाइजेशन के ऊपर ही उनका डेवलपमेंट हुआ है। और क्योंकि इंडिया और दूसरी कॉलोनीज कंट्रीज के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो किसी को कॉलोनाइज कर सके, ठीक है, तो या फिर वो नहीं करेंगी कॉलोनाइज बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज, तो वो कभी भी उतनी डेवलप नहीं हो पाएंगी जितना कि वो डेवलप हो गए। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेसिकली अ सबसेट ऑफ परेटो एफिशिएंसी, कि आप एक इंसान, जैसे अगर किसी को लॉटरी लगती है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो अगर किसी एक इंसान को लॉटरी लगी है, मतलब कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे और उन्हें कुछ नहीं मिला, उनका लॉस था, इसीलिए इसका प्रॉफिट हुआ है। सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स। अगर कोई एक इंसान बहुत पैसे कमा रहा है, इसका मतलब कि कोई है जिसके यहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस ऑल टू डेवलप टुगेदर, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका ये मतलब, और ये गिवन दैट देयर इज ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कि अगर सारे रिसोर्सेज जितने अवेलेबल हैं वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, तब आप बोल सकते हो कि ऐसा होगा। अगर रिसोर्स अलोकेशन अभी बचा है, अगर हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, देन इट्स पॉसिबल कि सब लोग एक साथ ग्रो करें। बट अगर सारे रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से, एकदम ऑप्टिमम तरीके से यूज हो रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू गेन एनीथिंग विदाउट अदर पर्सन लूजिंग इट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज Pareto deficiency. Now let's get started with the chapter national income and GDP. As always, these are the topics that we are going to cover in this class. PYQ से start करेंगे, although हमने इस chapter के, इस national income और GDP के कई सारे PYQs सॉल्व करे थे जब हम NCERT पढ़ रहे थे, इसलिए बहुत सारे मैंने रिपीट नहीं करे हैं ताकि क्लास लंबी ना हो जाए। बट इफ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, दे आर देयर इन PYQ क्वेश्चंस इन क्लास 11th एंड 12th। ओके, तो एक आधा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, क्या होता है की कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम, फिर हम जीडीपी की बात करेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होते हैं, ठीक है, देन पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम की बात करेंगे, फिर जीडीपी कितने तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं जीडीपी को टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। ओके, एंड देन फाइनली हम बात करेंगे कि एक स्टॉक और फ्लो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, और वर्ल्ड बैंक, IMF जो है जीडीपी के बेसिस पे, नेशनल इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को किस तरीके से डिवाइड करती है। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास। नाउ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर एब्सोल्यूट पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो अगर बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है। इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज, इंपोर्ट ग्रो फास्टर। और वो ये बेसिकली आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि बहुत तरीके होते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राइट। तो अगर आपको पहले सबके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, हाउ इज जीडीपी डिफरेंट फ्रॉम जीएनपी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनएनपी, एंड उसको समझने के बाद आपको ये जानना होगा कि अगर जीएनपी बढ़ रहा है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं उतनी हो रही है, तो क्या चीज लैग कर रही है इनमें से। ठीक है, सो विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एज व्हेन वी टॉक अबाउट जीएनपी, वी आर गोइंग टू मूव ऑन, बट यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं इस चैप्टर से। ये कॉन्सेप्ट
क्लियर होने चाहिए विथ अंडरस्टैंडिंग कि इनके इम्प्लीकेशन क्या होता है। सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ये जानना भी जरूरी है कि अगर जीडीपी इतना है, एक्स है, और अगर ग्रोथ जो एक्चुअल ग्रोथ है डेवलपमेंट में वो वाई है, तो इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ ग्रो हो रही है क्या नहीं हो रही है, या जीडीपी किन चीज़ों को कंसिडर करता है किन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है, हम क्यों जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब की ज़रूरत क्या पड़ी टू कैलकुलेट, वाई नॉट जस्ट यूज वन यूनिट। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये आंसर कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इट्स बेसिकली पूरी इकोनॉमी में जितने लोग हैं पूरी कंट्री में, वो जितना कमा रहे हैं, द रेगुलर रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री जितना कमा रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, और वो टोटल कॉम्बिनेशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, मतलब कि लेबर, रेंट, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, कितने लोग, कितना लेबर लोग सेल करके सैलरी ले रहे हैं, कितना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना लैंड के ऊपर रेंट ले रहे हैं, और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, उन सबको अगर आप जोड़ दो एक साथ, ऑफ ऑल द पीपल इन अ कंट्री, एक कंट्री के सारे लोग इन चारों एस्पेक्ट से कितना पैसा कमा रहे हैं उसको जोड़ दो तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नेशनल इनकम इज मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, इट्स द वैल्यू ऑफ, पैसों में वैल्यू ऑफ हाउ मच अ कंट्री इज अर्निंग, कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि फाइनल, अब यहां हम इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट जब गुड्स होते हैं या प्राइमरी गुड्स होते हैं उनको ऑलरेडी काउंट कर लिया जाता है जब हम फाइनल गुड्स करते हैं। मतलब कि अगर जैसे मान लो किसी ने 10 रुपए किलो आलू उगाए और उसने बेचे चिप्स वाली फैक्ट्री को, उसने उसके वैल्यू एडिशन करके उसको बना दिए 60 रुपए पर केजी। ठीक है, और उसके बाद 20 रुपीज पर केजी जो है उसके ऊपर दूसरी चीजें आई, जैसे इंक, प्रिंटिंग, प्लास्टिक, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, एवरीथिंग मिला के 20 रुपीज आया और इसका कॉस्ट है 80 रुपीज। ठीक है, तो फिर हम ये सब काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू काउंट दिस फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो फाइनल प्रोडक्ट, जितना भी फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई है उसके टोटल को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। इट इज क्वांटिफाइड यूजिंग मेट्रिक्स लाइक ग्रोस डोमेस्टिक। एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं आपको हाउ टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम और जीडीपी, जीएनपी में क्या फर्क होता है। देखो, जब मान लो एक बंदी है रानी, ठीक है, रानी कह रही है कि शी अर्न्स 6 फिगर्स इन अ ईयर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यूजुअली ये जो टर्म है 6 फिगर वगैरह ये सब यूज किया जाता है दो कारण से। एक तो अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग इनकम हो, मतलब कि आप मल्टीपल सोर्सेज से इनकम लेते हो और वो जैसे कमीशन बेस्ड इनकम होती है ना, किसी महीने ज़्यादा सेल हुई तो ज़्यादा पैसे आए, किसी महीने नहीं हुई तो नहीं आए। तो अगर ऐसी इनकम है आपकी जो हर साल टू साल, मंथ टू मंथ वेरी होती है, तो आप ऐसे बोलते हो 6 फिगर, 7 फिगर, क्योंकि फिक्स नहीं है। और या तो फिर यूजुअली हमारे यहाँ पे मैरिज में जब फेक इनकम बताई जाती है तब ऐसा कहा जाता है कि लड़का अर्न्स 6 figures or something like that. So, but what does that generally means? It means 1 lakh, say 9,99,999, somewhere in between of this, है ना, ये range है 6 figure की, right? So now this will be considered as the national income of Rani. ठीक है, ये concept जो है that's similar to national income. Now how do you quantify it? दैट डिपेंड्स ऑन कि ये इनकम कैसे आ रही, कहां से आ रही है। ठीक है, मान लो रानी जिस कंपनी में काम करती है वहां पे रानी का सीटीसी है 2 लाख रुपए पर महीना। ठीक है, पर इसका ये है कॉस्ट टू कंपनी मतलब कि रानी की कंपनी को, रानी को हायर करने में 2 लाख रुपए पर मंथ खर्चा होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रानी के हाथ में 2 लाख रुपए आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है देयर इज सम एक्स अमाउंट विच गेट्स डिडक्टेड फॉर से प्रोविडेंट फंड होते हैं, उसके अलावा कंपनी अपना कुछ हिस्सा काट लेती है, कुछ आ रहे होता है, देयर आर थिंग्स दैट द कंपनी टेक्स एंड देन सम अमाउंट जो कि डायरेक्टली रानी के हाथ में आएगा। इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख, है ना, कुछ भी हो सकता है उसके बीच में।
इतना एवरेज पे कटता है, ठीक है। अब इसमें से उसके बाद इसमें मान लो आपने टैक्स भी काट दिया, ठीक है, टैक्स भी हर महीने कट रहा है और उसका प्रोविडेंट फंड भी कट रहा है और उसके दूसरे इंश्योरेंस वगैरह भी कट रहे हैं कंपनी पे, सब कुछ, और 1 से 1.5 लाख के पास उसके पास आ रहा है। अब ये तो हो गई उसकी सैलरी। उसके अलावा मान लो रानी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वहां से उसको रेंट आ रहा है, ठीक है। मान लो उसके फादर का मदर का कोई ओल्ड हाउस है एंड दे पुट दैट ऑन रेंट एंड नाउ शी इज गेटिंग रेंट फ्रॉम देयर। अब मान लो कि शी हैज सम मनी इन स्टॉक्स, तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, एंड सो ऑन, शी हैज अ कपल ऑफ मोर थिंग्स। एंड मान लो किसी कोई उसकी जगह थी, कोई लैंड प्रॉपर्टी थी, वो उसने 1 साल सेल कर दी, तो डिसइन्वेस्टमेंट में उसके पास मान लो उस साल बहुत पैसा आया क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी वो उसने बेच दी। तो अब ये सब जो है ये इस 1.5 में ऐड हो जाएंगे एंड देन दिस विल गिव यू मे बी इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस इन अ पर्टिकुलर ईयर कम्स अराउंड 3 लाख, ठीक है। और अगर उसने किसी दिन अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो मान लो वो 10 लाख तक भी पहुंच सकती है बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इनकम इज। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप इसमें से कोई भी एक फिगर उठाओगे, आप मान लो अगर ये वाला फिगर उठा लो 2 लाख रुपए, ठीक है, और आप बोलो रानी की इनकम 2 लाख रुपए है, तो यू विल बी रॉन्ग बिकॉज टेक्निकली उसकी इनकम 2 लाख रुपए नहीं है, उसमें से कटता है। फिर अगर आप ये वाला इनकम उठा लो, रानी की इनकम 3 लाख रुपए है, देन ऑल्सो यू विल बी रॉन्ग बिकॉज ये 3 लाख रुपए तो इस महीने की है, हो सकता है अगले महीने 2.5 हो जाए, हो सकता है 3.5 हो जाए। अगर मान लो इस साल उसने इस फाइनेंशियल ईयर में उसने प्रॉपर्टी बेची है और इस साल उसकी इनकम 10 लाख रुपए, और आप बोलो रानी की इनकम पर मंथ 10 लाख रुपीज है, वो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि उस मंथ तो उसने बेची है प्रॉपर्टी इसलिए उसकी 10 लाख है, बट जनरली उसकी 10 लाख नहीं है और इट चेंजेस मंथ टू मंथ, राइट। सो जो क्वांटिफिकेशन होता है ना, क्वांटिफिकेशन क्या होता है, इट गिव्स यू स्पेसिफिक नंबर ऑन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर अमाउंट आता है जो कि इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें ना उस मंथ को में से ये जो प्रॉपर्टी बेची ये पैसा काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसकी रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है, ये उसकी रेगुलर इनकम नहीं है इसलिए हमें काउंट नहीं करना चाहिए, ये तो उसकी एक्स्ट्रा पैसा उसको मिला। तो हो सकता है उसमें से अभी 7 लाख हटा दो, उस मंथ उसने 3 लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो यू कैन से कि भाई जनवरी में 2 कमाए, फरवरी में 3, मार्च में 3, उसके बाद अगले महीने 2.5 हो गए, फिर अगले महीने 2 हो गए सॉरी, मान लो जनवरी में 2,000 कमाए, फरवरी में 3 लाख, मार्च में 3 लाख, नेक्स्ट मंथ उसने 2 लाख रुपए कमाए, उसके नेक्स्ट मंथ 2.5 कमाए, ऐसे करके। सो ईच मंथ यू आर सेइंग कि ये बंदी इतना कमा रही है, ठीक है। सो दिस विल बिकम, अब ये जो है ये फिगर जो है हर महीने के हिसाब से चेंज होगा, है ना, पर ऑन एन एवरेज उसकी इनकम इस फिगर के अंदर रहती है। तो ये जो है ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है कि एक जनरल ब्रैकेट कि इतनी इनकम ऑन एन एवरेज होती है कंट्री में। और जब हम जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली क्वांटिफिकेशन है कि जो इनकम एक्चुअल इनकम हुई है उसमें से क्या आप काउंट करोगे, क्या आप नहीं काउंट करोगे। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, लाइक अगर आपको जानना है कि भाई मार्च के महीने में, पर्टिकुलर मार्च के महीने में इसकी इनकम कितनी थी, तो यू विल बी से 10 लाख। इफ यू वांट टू से कि ऑन एन एवरेज इस साल में इसकी कितनी थी, तो यू विल से 2.5। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नीड, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो किस चीज को इंक्लूड करना है, किस चीज को नहीं इंक्लूड करना है। इस प्रोसेस को क्वांटिफिकेशन बोला जाता है। उसे हम जीडीपी, जीएनपी, अलग अलग नाम देते हैं, नेशनल इनकम, नेट क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड सो ऑन। ईच हैज अ पर्पस। हर टाइप के नेशनल इनकम के क्वांटिफिकेशन का एक पर्पस होता है, ठीक है, लेकिन बात बेसिकली सेम है। इट इज ऑल द सेम थिंग, इट्स स्टिल पार्ट ऑफ दिस, बट इट जस्ट डिफरेंट वे ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग इट, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको नेशनल इनकम और जीडीपी शब्द में क्या फर्क है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी मूव इन टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम क्या होती है। बिकॉज नेशनल इनकम, जैसा हमने पढ़ा कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अर्निंग, है ना, जितना भी रेसिडेंट्स कमाते हैं टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और हमने कहा कि इट इंक्लूड्स समथिंग लाइक रेंट, सैलरी और प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ये टोटल मिला के
हर इंसान का जितना भी हुआ है साल भर का, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमें प्रोड्यूस करनी है, किसी भी सर्विस या किसी भी गुड्स को हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड। ठीक है, आपको गेहूं उगाना है, तो गेहूं उगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक सबसे पहले तो लैंड चाहिए, फिर उसके बाद आपको सन चाहिए, देन यू नीड वाटर, देन यू नीड सीड। ठीक है, फिर आपको पानी चाहिए उन पौधों को पानी देने के लिए, फिर आपको पेस्टिसाइड चाहिए, केमिकल्स चाहिए, फिर आपको ट्रैक्टर चाहिए, फिर जो लोग उसको काटेंगे, छानेंगे, सुखाएंगे, उन लेबर को पैसे देने के लिए पैसे चाहिए, फिर आपको मार्केट ले जाने के लिए वापस चाहिए कि जो आपने उगाया है इसको आप पैक करके मार्केट ला के बेच सको। ये सब करने के लिए आपको दूसरी डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। तो जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी तभी आप मिलकर गेहूं उगा सकोगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और किसी भी सर्विस के लिए, चाहे फिर वो गेहूं उगाना हो या एक आईटी फर्म खोलना हो या फिर एक दुकान चलाना हो, आपको इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन सी चारों चीज़ें? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड बेसिकली एक, टेक्निकली तो लैंड ज़मीन ही है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल करते हैं टू डिनोट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एनीथिंग विच इज जो हम खुद नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, जैसे आप गेहूं तो उगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सूरज, जो आप नहीं बना सकते। आपको चाहिए लैंड यू कैन नॉट क्रिएट लैंड। ओके, तो ऐसी चीजें जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, उसे हम लैंड के अंदर आते हैं। और जब कुछ लोग लैंड ओन करते हैं, अगर वो खुद इस्तेमाल करते हैं अपना लैंड तो देन गुड। अगर वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, मान लो, या फिर मैं चाहती हूँ उगाना लेकिन मेरे पास लैंड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? जिसके पास लैंड है उससे उसका लैंड उधार ले लूंगी। ठीक है, उसके बदले में उसको क्या दूंगी? रेंट। तो लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, राइट, घर होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग्स होती है, जो भी होता है, उसके बदले उन्हें मिलता है रेंट। अगर वो किसी और को वो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं ना, तो दैट्स वन लेवल ऑफ अर्निंग। फिर दूसरा होता है लेबर। लेबर इज श्रम, मेहनत। ठीक है, ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत को बेच के उस पर पैसे कमाते हैं, राइट। अब कुछ भी अगर मुझे खेती करनी है, मान लो, तो लैंड मैंने ले लिया, उसके लिए मैंने रेंट दे दिया, पर नाउ आई नीड पीपल जो उस पर एक्चुअली काम करेंगे, राइट। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो लोग जोतेंगे, फिर सीड डालेंगे, पानी डालेंगे, ये सब काम करने के लिए, तो उसको क्या दिया जाता है? वेजेस या सैलरी, है ना। तो जब जो भी काम आप करते हो उसके बदले आपको जो दिया जाता है उसे वेजेस कहा जाता है। और बिना लेबर के कोई चीज़ नहीं बनती है। ठीक है, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ लेबर। अब उसमें दो टाइप की होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड होती है वो जिसमें, जैसे कि ऐसी लेबर जिसमें कोई नई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ उठा के रखना हो, गड्ढा खोदना हो, इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन अगर मैं आपको हायर कर रही हूँ, मैं मान लो कोई ऐप बनाने के लिए, तो देन यू नीड टू हैव सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, राइट, देन ओनली यू कैन डू इट। सो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दैट वुड ऑल्सो बी लेबर, बट दैट्स अ स्किल्ड लेबर। नाउ ये सेकेंड हो गया वेजेस। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज बेसिकली पूंजी। ठीक है, इट्स बेसिकली थिंग्स यू हैव विच इज इट्स द मनी। आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं और आपने करा है, या आपके माँ बाप ने जो करा है, दादा दादी ने जो करा है, जो अक्यूमुलेट हुआ है आपके पास, ठीक है, उसको कैपिटल कहा जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा आपने बचा के रखा है, तो ये कैपिटल जो होती है ना, जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक खेत है और इस खेत पे मैंने रेंट लिया, तो ये रेंट मैं कहाँ से दूंगी? इस कैपिटल होनी चाहिए मेरे पास सबसे पहले। या फिर अगर मैंने कोई लेबरर हायर करें तो मुझे उनको सैलरी वेजेस देनी पड़ेगी, तो वो वेजेस कहाँ से आएगी? अगर मुझे ये जो अनाज है, इस अनाज को जो है काटने के लिए वो चाहिए, काटने वाली मशीन, तो उस मशीन जिसकी है उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ऑल द एक्सपेंसेस। या फिर अगर मैं मान लो कि मुझे ये हमेशा के लिए करना है, तो मैं खुद ही मशीन खरीद लूँ, तो उस मशीन को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो दैट ऑल इज कैपिटल। कैपिटल इज द मनी दैट पीपल सेव एंड कीप विथ देम फॉर लॉन्ग पर्पज। अब अगर मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं क्या करूंगी? मैं लूंगी लोन, और जब मैं जिससे लोन लूंगी उसको मैं क्या दूंगी? इंटरेस्ट। ठीक है, तो लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो दूसरे लोगों को दे देते हैं और लोन के तहत, और उनको फिर उनसे रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और फिर लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली उद्यम बोलते हैं जिसे। अब कोई भी काम करने जाओ ना तो उसमें दिमाग लगता है। देखो, मैं भले मुझे आप पैसे दे दो, लेबर दे दो, ज़मीन दे दो, लेकिन आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी। मुझे
ज़्यादा कुछ पता नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, राइट। तो और अगर मैं उसके बारे में पढ़ भी लूँ इंटरनेट पर, मुझे फिजिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई अगर लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं तो सालों साल से वो करते आ रहे हैं ये सब, राइट। तो उन्हें एक इनहेरेंट नॉलेज है, ठीक है, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। कि किसी भी चीज़ को करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसके जो एक्शंस लेने पड़ते हैं, कि क्या एक्शन लेने पे क्या आउटपुट होगा और कौन सी सीरीज ऑफ एक्शन लेंगे ताकि हमें प्रॉफिट मिले, इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा उसके साथ ना वो भी आता है रिस्क। कोई भी काम आप करने जाते हो ना तो उसमें रिस्क होती है। कितने बिजनेस आज खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, राइट। हो सकता है मैं खेती करूं लेकिन बाढ़ आ जाए तो मेरी खेती खराब हो जाए, या बारिश पड़ जाए तो मेरी खेती खराब हो जाए। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसमें थोड़ी रिस्क होती है, उसमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस एबिलिटी को टू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग एंड टू डू इट बेटर इन अ वे दैट यू गेट प्रॉफिट, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। जब लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उसके बदले उन्हें प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि वेजेस दिए जाते हैं फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड रेंट फॉर लैंड, वैसे ही प्रॉफिट इज गिवन टू द वन हु डज द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो इन चारों चीजों को जो कमाते हैं, ठीक है, रेंट, लेबर, वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक इंसान ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी कमाया थ्रू दिस बिकम्स हिज और हर इनकम। तो एक जने की जितना भी ये कमाया उसकी इनकम बन गई, तो पूरे देश में जितने लोग हैं उनकी भी टोटल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला दोगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। So this is what is national income. Now let's go and let's dive into history कि national income कहाँ से आया, किसने पहले स्टार्ट किया गिनना, कैसे गिनते हैं। उसके पहले हमें ये जानना होगा ना कि शुरू किसने किया था गिनना। तो हमने पढ़ा था कि 1920s के पहले जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं हुआ था ना, तो ज़्यादातर लोग जो इकोनॉमिस्ट थे, जो कि इकोनॉमी की पढ़ाई करते थे, वो फोकस करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, ठीक है, कि एक घर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो और मतलब एक घर में सब चीज़ पहुंच जाए इसके लिए क्या क्या करना है ज़रूरी है। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि मे बी वी हैव टू सी द इकोनॉमी इन अ लार्जर सेंस, क्योंकि हमने ग्रेट डिप्रेशन में रियलाइज़ किया कि एक चीज़ खराब होने से सारी चीज़ें डोमिनो की तरह खराब हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में कि फिर से ग्रेट डिप्रेशन ना आए, रिसेशन ना आए, तो मे बी हमें थोड़ा सा स्टेप बैक लेके इकोनॉमी को एज अ होल देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो कैसे फंक्शन करती है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो दिस कॉन्सेप्ट केम अराउंड इन 1920s के बाद, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द सेम टाइम वेयर इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एट द टाइम, राइट। सो उस वक्त तक इंडिया कितना कमा रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं था, सिंपली बिकॉज जो भी कमाया जा रहा था वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, वो काउंट करते थे। वॉट एवर दे वर अर्निंग फ्रॉम इंडिया यूज टू बी काउंटेड इन ब्रिटिश इकोनॉमी। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी में कितना कमाया जा रहा है उसमें ना तो कोई उसको कैलकुलेट करने वाला था, क्योंकि ना कोई इनहेरेंट इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि ऑफकोर्स देयर वाज आल्सो नॉट अ स्टेट कॉल्ड इंडिया, क्योंकि उस टाइम तक जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उसमें बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी थी। तो उस वक्त देयर वाज सॉर्ट ऑफ, इवन दो इकोनॉमिक्स की बातें होती थी पर कोई ऐसा सॉलिड नेशनल इनकम कोई काउंट नहीं कर रहा था। जो भी हो रहा था वो ब्रिटिशर्स काउंट करते थे अपने इसमें, ठीक है। सो एज वी वर अप्रोचिंग इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिस्ट जो थे वो दे स्टार्टेड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडिया कैसे कमा रही है, सो एज टू पिन पॉइंट कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें ड्रेन कर रहे हैं। जो शुरुआत थी इंडियन इकोनॉमिक्स की वो इसी बात से हुई थी कि जो नेशनलिस्ट थे उस वक्त वो चाहते थे कि ऑन पेपर विथ द हेल्प ऑफ नंबर्स वी कैन शो कि ब्रिटिशर्स आर एक्चुअली ड्रेनिंग आवर वेल्थ, कि ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं इसलिए हमें फ्रीडम चाहिए। सो वहाँ से इंडिया में नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, मतलब वहाँ से गिनना चालू करने लगे। So various estimate of national income were during the British period. Notable economists such as Dadabhai Naroji, William Digby and V.K. Rao and R.C. Desai, ये लोग थे, इन्होंने कई बार जो है काउंट करने की ब्रिटिश इंडिया में नेशनल इनकम कोशिश करी थी। द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय दादाभाई नरोजी इन 1868 एंड द एनुअल पर कैपिटा इनकम ही कंप्यूटेड वाज एट ₹20, ठीक है, 1868, काफी पहले, ठीक है। तो तब उन्होंने जो पहली बार कोशिश करी थी, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसे क्यों नहीं काउंट करते हैं, ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट,
but we don't count this as necessarily a unit because Dadabhai Naoroji did not have all the data, क्योंकि डाटा ब्रिटिशर्स के पास होता था एंड यू नो वी वर अ कॉलोनी, एंड दूसरा इट वाज नॉट पॉसिबल इतना आजकल जितना हमारे पास कंप्यूटेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उस टाइम नहीं होता था, तो ये डाटा कलेक्ट करने में बहुत समय लगता था और डाटा में बहुत सारे गैप्स थे। तो ये एक एस्टिमेट उन्होंने लगाया, मतलब उन्होंने एक जोड़ घटाव के बता दिया कि रफ इतना है करते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब कि जितनी टोटल देश की इनकम हो रही है डिवाइडेड बाय जितने टोटल लोग हैं, पॉपुलेशन। पूरा देश क्या कमा रहा है बाय देश में कितनी पॉपुलेशन है, उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था कि ऑन एन एवरेज 20 रुपीज फॉर द पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कि जितनी पॉपुलेशन थी ऑन एन एवरेज एक इंसान 20 रुपए पर ईयर कमा रहा था, ठीक है। द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड कब यूज करी गई थी नेशनल इनकम? इट वाज डन बाय डॉक्टर V.K.R.V. रॉय इन 1931 एंड 32, ठीक है। उसके बाद किसी ने नहीं करी बिकॉज ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड। ही इन डूइंग सो ही कैटेगराइज इंडियन इकोनॉमी इन 2 सेक्टर। जब वो ये कर रहे थे तो इसको करने के लिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में बांट दिया, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऑफ वाज बेसिकली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, हंटिंग, वो सब चीज़ें जो हम करते हैं विथ नेचर से जब हम कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, अगर हम खोद के ज़मीन में से मिनरल्स निकाल रहे हैं, अगर हम पानी में से मछली निकाल रहे हैं, अगर हम पेड़ पे से फ्रूट काट रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो हम नेचर से ले रहे हैं उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिर इन चीज़ों को यूज़ करके जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसे वो सब आता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। जब आप अपनी लेबर का या मशीन का इस्तेमाल करके यू कन्वर्टेड, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने नारियल तोड़ा, ठीक है, अब वो जो नारियल तोड़ने वाला बिजनेस है दैट विल बी प्राइमरी सेक्टर। पर लेकिन अगर उस नारियल को आपने मान लो सुखाया, उसके रेशे निकाले, फिर उसके रेशे बुने और आपने उससे एक बोरी बनाई, ठीक है, और उस बोरी को आपने देन आप मार्केट में बेचने गए, तो ये जो बोरी थी ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपने मेहनत ऐड करी है नेचुरल प्रोडक्ट पे, इसलिए बना है, ठीक है। तो व्हाट डिड ही डू? ही डिवाइडेड the Indian economy in 2 sector, primary and secondary being industries, construction, transport, public service and businesses। तब उन्होंने बोला कि on an average per capita income was 62, ठीक है। तो ज़्यादा, ये बहुत कम इंक्रीमेंट है बाय द वे, अगर आप देखो तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सालों में इतना कम इंक्रीमेंट। सो दिस बेसिकली ऑल्सो शोज यू कि हमारी कुछ खास इनकम बढ़ नहीं रही थी। एंड दिस अगेन व्हाट इट्स पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो मतलब अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही, तो इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो एक इंसान ऑन एन एवरेज 62 रुपीज कमा रहा था। ये पहली बार एक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके नेशनल इनकम एस्टिमेट की गई थी। तो अब हो गई इंडिपेंडेंस, राइट। तो अब इसके पहले तक जो भी हो रहा था इट वाज व्हेन वी वर अंडर ब्रिटिश रूल। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में बाय इंडियन गवर्नमेंट जो कमिटी बनाई गई थी नेशनल इनकम कमिटी, ये अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करती थी। इट वाज लेड बाय PC महानवमीज एंड उसके मेंबर थे DR गडगिल एंड V.K.R.V. राव। उन्होंने 1951 में पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी 225 रुपीज पर पर्सन, और ये थी 1948 से 49 इस फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम 8,710 करोड़ रुपए, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो GDP कैलकुलेट, अब ये तो हो गई नेशनल इनकम, GDP कैलकुलेट करना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट वर्क वाज गिवन टू सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये CSO एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि अब आप नेशनल इनकम से GDP निकाल के आप बताओ। GDP बेसिकली वो नेशनल इनकम को देखते हुए ये बताता है कि कंट्री में एक्चुअली कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल जब हमने रानी का एग्जांपल लिया था, याद है, तो हमने देखा कि भाई उसकी नेशनल इनकम तो 6 फिगर में है, पर उसके हाथ में कितना आ रहा है और वो पैसा जो उसके हाथ में आ रहा है उसके खर्चे कितने हैं और फाइनली उसकी सेविंग्स कितनी हो रही है, वो होता है GDP। लाइक इट्स अ मोर नुआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कितनी उसकी इनकम है, ठीक है। तो फिर CSO को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू एस्टिमेट द GDP। फिर 1955 ऑनवर्ड CSO जो था वो नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाता था बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो था ना, उसका काम था पूरे देश में
इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना सर्वे करके, तो वो हर चीज़ के ऊपर सर्वे करते थे, न्यूट्रिशन पर, इनकम पर, हेल्थ पर, सब पर। इनकी इंफॉर्मेशन को लेकर फिर CSO जो है 1955 के ऑनवर्ड से GDP और नेशनल इनकम एस्टिमेट करने लग गया। देन द नेक्स्ट चेंज, ये सब चलता रहा 2019 तक। 2019 में एक बड़ा चेंज आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने CSO और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इन दोनों को मर्ज करके एक कमेटी बना दी, विच वॉज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, और इसको रख दिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हुआ और नाउ आज के समय 2019 ऑनवर्ड से हमारा जो GDP है और जो नेशनल इनकम है, इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली क्या है कि जब भी हमें नेशनल इनकम कंबाइन करनी पड़ती है तो हमें कुछ गणित करना पड़ता है, राइट? समथिंग हैज टू बी एडेड, समथिंग हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, राइट? तो वो क्या चीजें हैं जो ऐड की जाती है, जो सब्ट्रैक्ट की जाती है, उनके बारे में कुछ की टर्म्स है। तो एक तो हमने देख लिया, वो चार जो हैं, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सब देख लिया हमने। ठीक है, उसके अलावा है डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर पेमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे मान लो अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस मशीन की या कोई एज लिमिट होती है ना कि ये मशीन मैक्स टू मैक्स इतने साल तक काम करेगी। ठीक है, कोई भी फोन ले लो आप आज, वह हर फोन की एक एस्टिमेट वैल्यू होती है कि हाँ ये फोन 4, 5, 6 साल तक चल जाएगा, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? अगर अच्छे से उसका इस्तेमाल किया गया। तो मान लो अगर किसी फोन की कॉस्ट है 1000 रुपये, ठीक है, और वो बोल रहा है कि वो 5 साल तक चलेगा। ठीक है, 5 साल के बाद वो शायद ना चले, ऑन एन एवरेज हमने देख लिया अगर अच्छे से उसे रखा गया तो पर ईयर कितना डेप्रिशिएट हो रहा है वो, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, ओके, 200। सो हर साल 200 रुपए उसके डेप्रिशिएट हो रहे हैं। ठीक है, इट्स द वेयर एंड टेयर। जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जो भी पूंजी होती है, फिजिकल मशीनरी हो गई, कार हो गई, घर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीजें जो होती है ना, ये समय के साथ ना खराब होती जाती है, तो उस वेयर एंड टेयर को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिर होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली क्या होता है? ये वो चीजें होती है, वो पेमेंट्स जिनके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको हम पैसे देते हैं, उसके बदले वो हमें सामान देता है जो हमें चाहिए होता है। लेकिन जब हम किसी छोटे को खर्ची देते हैं, ईदी देते हैं, राइट, तो उसके बदले वो छोटा बच्चा हमें कुछ नहीं देता ना, तो उसे हम उस टाइप के खर्चों को हम ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। यूजुअली लाइक गिफ्ट्स, डोनेशन, पेंशन फॉर ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनसेशन। बेसिकली क्या होता है, ये सब जब एक देश इन सब चीज़ों पे जब खर्चा करता है तो ये जो पेमेंट होती है ना, इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ कंसिडर करनी है कि पेंशन जो होती है ना, जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है, उसको इसके अंदर नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पे करते हैं। द गवर्नमेंट डजंट पे, द एम्प्लॉयर्स देमसेल्फ, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो पूरे अपनी जितने टाइम वो काम करते हैं ना, उतने टाइम उनके सैलरी से कटता है और फिर वही पैसा उन्हें एज पेंशन मिलता है फ्यूचर में, इसलिए उसे हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो उसके अलावा एवरीथिंग एल्स दैट इज स्पेंड ऑन पीपल, जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, तो उसे ट्रांसफर पेमेंट्स कहा जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स का सीन ये होता है कि क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स के बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि कोई कुछ मिला नहीं उससे हमको, वो बस हमने दे दिया या वो हमें बस मिल गया, हमने उसके लिए कुछ ना कोई सर्विस प्रोवाइड करी, ना हमने कोई सर्विस या गुड लिया, वो बस पेमेंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन जब हम पर्सनल इनकम पे आएंगे ना, तब उसमें उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इट इज सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन, मतलब कि इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो उसमें there is no transfer payments, but when we talk about personal income we calculate transfer payments as well. Now let's talk about domestic territory. जैसे हमने बोला कि हमें बात करिए कि इकोनॉमी होती है, राइट? तो वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जैसे ले लो, ठीक है, उस इकोनॉमी का एक दायरा है। ठीक है, इट ओनली यू हैव टू फिगर आउट कि किस जगह तक इंडियन इकोनॉमी है और कहाँ पे इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाती है। तो उसकी जो टेरिटोरियल बॉर्डर होती है वो समझेंगे क्या होता है। तो ऑल द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब वो सारी जगह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, फिजिकल टेरिटरी, वो सब आती है। उसके अलावा कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन का है किसी, जो कि
इंडिया की एयर स्पेस या फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस या किसी और कंट्री की एयर स्पेस में हो, वो भी नेशनल डोमेस्टिक बाउंड्री में आता है। ठीक है, अभी हो सकता है वो अभी इस वक्त कहीं फ्लाई कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो है हमारे ही उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारी ही इकोनॉमी में आएंगे। फिशिंग व्हीकल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, जो चाहे फिर वो नेशनल वाटर्स में हो या फिर हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर्स में हो, लेकिन अगर वो हमारे इफ इट इज ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट देन इट इज कंसिडर्ड एज आर्स। अगर वो भले फिर वो कहीं पे भी हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज बीन ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट इट विल बी कंसिडर्ड इंडियन। उसके अलावा जितनी भी एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होते हैं कंट्री के, चाहे फिर वो उसकी बॉर्डर के बाहर भी हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, काउंट किया जाता है एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसका ये मतलब है कि दूसरे कंट्रीज की अगर एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं हमारी कंट्री में, तो फिर वो हमारा लैंड नहीं है। तो दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन द सेंटर ऑफ दिल्ली जहाँ पे सारी एम्बेसीज बनी हुई है, दैट्स नॉट, उनके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इंडिया के ट्रांजेक्शन्स नहीं माने जाते हैं, वो उन कंट्रीज के ट्रांजेक्शन माने जाते हैं। वहीं अगर न्यूयॉर्क में या फिर टोक्यो में इंडियन एम्बेसी के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो फिर हम काउंट करते हैं। ठीक है, सो this is what we call as the boundary of an economy. Now let's understand GDP. GDP क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या जरूरत पड़ी थी, क्या होता है वो समझते हैं। तो as we all know कि before the Great Depression in 1920s people were not focusing on macroeconomics. ठीक है, लोग इतने इकोनॉमिक्स फोकस नहीं करते थे। आफ्टर दैट द इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड फोकसिंग कि भाई हमें ये भी देखना है कि नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। तो उस टाइम पर एक जो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है साइमन कज़नित्स, इन्होंने 1934 में ये कॉन्सेप्ट निकाला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज वो चाहते थे कि देखो, मान लो एक कंट्री है एक्स, उसकी नेशनल इनकम है 10 करोड़ रुपीस, ठीक है, लेकिन वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि 10 करोड़ रुपए कौन कमा रहा है और किस तरीके से कमाए जा रहे हैं और कौन रख रहा है। ठीक है, अगर ये 10 करोड़ रुपए मान लो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है लेकिन पब्लिक के पास बिल्कुल नहीं है, तो वो एक डिक्टेटरशिप है और वो कंट्री डेवलप नहीं कही जाएगी। ठीक है, और उसको हम नहीं बोल सकते कि अब नॉर्थ कोरिया के पास बहुत पैसे हैं। नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मेथ, crystal meth, yes, in the world, and they use their diplomatic immunity and they do a lot of nefarious things. ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है वो पैसा कहाँ से कमाती है? इट्स अ कट ऑफ कंट्री फ्रॉम एवरीवेयर एल्स, राइट। तो अब पहले तो रशिया उसको सपोर्ट करता था, अब तो रशिया भी नहीं है। चाइना सपोर्ट करता था, चाइना भी अब वीक हो रहा है। तो कहाँ से नॉर्थ कोरिया अभी तक इतना इंडिपेंडेंट है? उनके न्यूक्लियर पावर को बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम ऑल द साइबर अटैक्स दैट दे डू, ऑल द ड्रग्स दैट दे मेक एंड सेल, राइट। तो अब इस मामले में देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया बहुत पैसे कमाता है, लेकिन वो पैसे वहां के लोगों के पास नहीं जाते, वो पैसे वहां के डिक्टेटर के पास जाते हैं। तो देन यू विल नॉट कंसिडर दैट एज अ डेवलप्ड कंट्री। सो इन्होंने ये जो आइडिया दिया था, ये आइडिया ये था कि कैसे हम नेशनल इनकम को इस तरीके से कैलकुलेट करें कि वो हमें बता सके कि कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कि नॉट जस्ट कि ये अब नेशनल इनकम आपको थोड़ा सा जैसे आप रानी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपने देखा रानी 6 फिगर्स में कमा रही है, एवरेज 3 लाख रुपए कमा रही है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो रानी है उसके पेरेंट्स जो हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं बहुत सिक है एंड शी हैज़ लाइक अ ह्यूज हॉस्पिटल बिल टू पे एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ लोन, उनके पापा ने बहुत लोन लिया था, मम्मी ने, और सब गवा दिया, तो अब शी इज़ पेइंग दैट लोन। अगर मैं आपको बताऊं कि उस रानी जो है एक ऑर्फनेज खोलती है और उसमें उसके पास 10 ऑर्फन बच्चे हैं जिनको वो पालती है, तो फिर आपको लगेगा ना, रियलाइज़ होगा कि ये दिखने में तो ये 3 लाख रुपए महीना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट इफ़ यू सी रानी के घर की हालत आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस यू विल सी दैट दे डोंट लिव एज लग्जरियसली। ठीक है, तो वहीं अगर रानी सिंगल होती, दोनों माँ बाप बहुत अच्छे हैं, दादा दादी के पास बहुत पैसा है, सब बढ़िया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन ये 3 लाख रुपए बहुत बढ़िया इनकम है और रानी का घर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन वहीं अगर आपको दूसरी रियलिटी बताई जाए तो देन आपको रियलाइज होगा कि मे बी रानी शुड अर्न मोर, क्योंकि इतनी अच्छी हालत नहीं है। तो सिर्फ नोइंग कि रानी 3 लाख रुपए महीना कमाती है इज नॉट इनफ टू टेल यू कि रानी का घर कैसा है। सिमिलरली नोइंग द नेशनल इनकम डज नॉट टेल यू कि कंट्री कैसा कर रही है। उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बता रहा है कि कंट्री कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो हो सकता है किसी कंट्री की नेशनल इनकम बहुत अच्छी हो, पर लेकिन उसका जीडीपी विल टेल यू कि लोगों के पास क्या है। ठीक है,
एंड कजनेट्स जो है इसने प्रैक्टिकली वो पर्टिकुलरली कंसर्न था ये जानने के लिए कि यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा था, कैसा प्रोडक्शन हो रहा था, और किस बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि क्या स्टेप्स लिए गए या क्या चीजें हुई ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में कि ऐसा हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो किस बेसिकली उनको स्टडी करना सो हम कोशिश कर सके वो दोबारा ना हो। तो दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग एंड दिस इज वेयर ही गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। इसीलिए अब सब कंट्रीज जो है वो अपना अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करती है, और इसीलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे को नेशनल इनकम के बेसिस पे compete नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता है कि अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है तो वो अमीर कंट्री है, डेवलप कंट्री है, किसी का कम है तो वो गरीब कंट्री है। एक्चुअली उनका जीडीपी देखा जाता है कि अगर उनका जीडीपी अच्छा है, अगर वो इकोनॉमी ग्रोइंग है, इंक्रीज हो रहा है एक स्तर पे, तो उसे डेवलपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो जो भी जितने भी तरीके के कैलकुलेशंस हैं, क्वांटिफिकेशन है नेशनल इनकम के, हर क्वांटिफिकेशन का एक अपना इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसका एक उसको काउंट करने का एक रीजन होता है। ठीक है, कि जीडीपी हमें ये बताता है, जीएनपी हमें ये बताता है। अगर हमें जानना है कि कंट्री कितना प्रोडक्ट, कितना लोग कितने अच्छे हैं, तो आप फिर जीनी कोएफिशिएंट देखोगे, क्योंकि जीडीपी क्या करता है, एवरेज कर देता है। पर कैपिटा इनकम क्या करता है, पर कैपिटा इनकम क्या लेता है, पूरी इनकम लेता है, उसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर देता है। तो इसका ये मतलब, और वो आपको देता है, बोल रहा है कि भाई 1000 रुपए है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सारी पॉपुलेशन के पास, हर एक के पास 1000 रुपए आ रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उस पॉपुलेशन में से 1% के पास बहुत पैसे हों और बाकी 99% के पास बिल्कुल पैसे नहीं हो, स्टिल द आंसर वुड बी 1000 रुपीज। तो अगर इफ यू वांट टू नो कि अच्छा ये एक एक्स कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम 1000 है और ये दूसरी वाई कंट्री है इसका भी 1000 है, तो आप जानना चाहते हो कि इनमें से कौन सी ज्यादा बेहतर कर रही है, तो आपको ये जानना होगा कि इसका जीनी कोएफिशिएंट क्या है और उसका जीनी कोएफिशिएंट क्या है। जीनी कोएफिशिएंट आपको बताएगा कि कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं। तो जितना भी क्वांटिफिकेशन होता है, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, ये सब आपको कुछ अलग चीज बताता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीडीपी। एग्रीगेट फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट ग्रुप गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते। आलू वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर 20 रुपए किलो आलू है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर वो 80 रुपए के हो जाते हैं, तो ये 80 रुपए काउंट किए जाते हैं, ये 20 रुपए नहीं काउंट किए जाते हैं, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो टेक्निकली आप क्या बोलोगे कि 100 रुपए वर्थ के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, बट ये सच नहीं है, क्योंकि ये जो 20 रुपए के हैं ये तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं। तो इसीलिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू उठाते हैं। तो जीडीपी इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑल द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड। एक कंट्री में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुई है उसकी फाइनल वैल्यू विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन। ठीक है, जो इंडिया का जो लैंड है उसके अंडर, जो वेरी बैड मैप सॉरी, उसके इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना भी इनकम हुआ है उसे एक फिस्कल ईयर में, उसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, वैल्यू और प्रोडक्ट एडिशन, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। नाउ वील अंडरस्टैंड इंडिविजुअली ईच ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट और वैल्यू एडिशन मेथड यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिशन सेम ही मेथड होती है, सेम चीज का नाम होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने 20 रुपए किलो आलू लिए और उसको फिर उसने चिप्स बना दिए जो कि बिक रहे हैं 80 रुपीज, ठीक है, तो ये जो 60 रुपीज एक्स्ट्रा है ये वैल्यू एडिशन है। इस इंसान ने, चिप्स फैक्ट्री ओनर ने 20 रुपए के में 60 रुपए का वैल्यू एडिशन करके उसी आलू को अब 80 रुपए किलो बना दिया। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू एडिशन। अब ये वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस है ना, उसमें बेसिकली इसको काउंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो बंदे ने टोटल वैल्यू कमाई है, ठीक है, मान लो इस चिप्स वाले बंदे ने 80 रुपए पर केजी के चिप्स बनाए हैं, तो इसमें पहले आप उसको वो लोगे, उसका टोटल आउटपुट, उसमें से आप माइनस करोगे वो चीज जो उसने किसी और से खरीदी है। ठीक है, तो उसने किसी और से क्या खरीदा है, 80 रुपए केजी चिप्स के लिए 20 रुपए का उसने खरीदा है आलू, तो यहां से आप 20 रुपए माइनस कर दोगे तो आपको मिलेंगे 60। सो दिस इज द वैल्यू एडिशन। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ डिफरेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, फार्मर है, उसने उगाया गेहूं, बेकर ने उस गेहूं का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाई और फिर रिटेलर ने इससे ये ब्रेड खरीद के कंज्यूमर को बेची। अब हाउ इज वैल्यू एडिशन हैपनिंग एट ईच स्टेज, यहां पर
इसने क्या किसी से कुछ इंटरमीडिएट गुड खरीदा? नहीं, इसने अपना मेहनत का और लैंड का इस्तेमाल करके वीट उगाई, तो इसका इंटरमीडिएट ग्रुप हो गया 0। इसकी वैल्यू कितनी है? $100। तो वैल्यू एडेड बाय फार्मर कितना हुई? $100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, $100। ठीक है, तो इसने कितना वैल्यू ऐड किया? $100 का। अब बेकर पे आते हैं। बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? $200। ठीक है, उसका आउटपुट है $200 का, लेकिन क्या उसने किया? उस 200 में उसने $100 का गेहूं खरीदा था इससे, तो ये उसका इंटरमीडिएट ग्रुप हो गया, तो वो उसको माइनस करेंगे। तो $200 विच इज द आउटपुट वैल्यू, उसमें से इंटरमीडिएट गुड की विच इज वीट की वैल्यू आप माइनस कर दोगे तो आपको फिर मिलेगा $100। तो अब बेकर ने कितना वैल्यू एडिशन किया? $100। फिर जो रिटेलर है जिसने ये ब्रेड खरीदी बेकर से, उसने $300 का वैल्यू आउटपुट दिया, लेकिन वो क्या करेगा? अब जो उसने पैसा दिया था बेकर को वो माइनस करेगा, विच इज 200। ठीक है, तो उसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? ₹100। हर एक स्टेज पर $100 का वैल्यू, $100 का वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, तो जब आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसको एक साथ ऐड कर दोगे, 100 100 100, सो दैट इज 300। व्हाट यू विल नॉट डू इज 100 200 and 300, क्योंकि देन इट विल गिव यू 600, और दिस इज व्हाट वी नोन एज डबल काउंटिंग। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? $100 का ये जो वीट है ये यहां भी काउंट हो रहा है, यहां भी काउंट हो रहा है। फिर ये जो $300 है इसमें भी ये वीट भी काउंट हो रहा है, और इसका वाला जो बेकिंग है वो भी काउंट हो रही है, इसलिए डबल डबल हर चीज काउंट हो रही है। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 600। इसको अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ वैल्यू एडिशन लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा वैल्यू एड किया। Then, so that means it only considers the value added by each firm, ensuring that the total GDP is the final goods and services produced in an economy. By counting the final value and reducing the intermediate goods को माइनस करने से आपको क्या होता है? इट गिव्स यू अ गुड द फाइनल वैल्यू कि कितना गुड्स और सर्विस टोटल प्रोड्यूस हुआ है। बार बार डबल डबल काउंट नहीं होता है वो। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटीज है ना इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक वाटर, सेकेंड हैंड परचेस, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट एंड डोनेशन एंड कैपिटल गेन्स, इन सब का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि ये सब चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि हम वैल्यू प्रोड्यूशन की बात कर रहे हैं। इसलिए तो द रीजन व्हाई दिस हैपेंस इज क्योंकि जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, विच इज द टोटल वैल्यू एडेड, इट ओनली टॉक्स अबाउट जो बनाया गया है। तो ये जो दूसरी चीजें होती है ना, इनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, सिर्फ हाथों ने एक्सचेंज किया है, इसलिए उसको हम इसमें नहीं काउंट करते। अब जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? ग्रोस वैल्यू जो एडेड होती है ना, ये आपको बताता है एक तरीके से सप्लायर साइड से बताता है कि यू नो सप्लाई की तरफ से कितना वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, वेरएज जो जीडीपी है ना, ये आपको कंज्यूमर साइड से बताता है कि आउटपुट कितना हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये सेम चीज को दो अलग अलग एंगल से देखना हुआ। वैल्यू एडेड में आप देख रहे हो उसको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया है सब टोटल सप्लायर ने। वेरएज जब आप जीडीपी देख रहे हो तो आप उसको सेकंड साइड से देख रहे हो कि एज अ कंज्यूमर जो इस चीज को इस्तेमाल करने वाला है, मैंने कितना कितना एग्जिस्ट करता है मेरे कंज्यूम करने के लिए, कितना ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, कितना मैं खरीद सकता हूं। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही वैल्यू है बट अलग अलग तरीका है देखने का। जीवीए जो होता है ना वो सेक्टर वाइज कैलकुलेट होता है, मतलब कि हर सेक्टर का अपना अलग जीवीए होता है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टररी, चारों सेक्टर का अपना अपना जीवीए होता है। और जब आप इन चारों जीवीए को ऐड कर देते हो तो आपको जीडीपी मिलता है। ठीक है, सो जीडीपी इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यू जीवीए ऑफ ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स। अब जो जीवीए है ना वो जनरली बेस प्राइस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस प्राइस एंड मार्केट प्राइस? जब बेस प्राइस इज द मनी दैट द प्रोड्यूसर गेट्स। ठीक है, अगर मैंने ये गेहूं उगाई तो जब मैं ये गेहूं जाके इस बेकरी वाले को दूंगा तो वो बेकरी वाले ने जो मुझे पैसे दिए और जो मेरे हाथ में आए वो बेसिक वैल्यू है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज उसके बाद जो टैक्सेशन, कुछ भी आप चीज खरीदते हो आपको टैक्स भरना पड़ता है ना, तो टैक्स को कैलकुलेट करके और जो भी दूसरे खर्चे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेने के लिए, उन सबको कैलकुलेट करके जितना पैसा खरीदने वाले को लगा टू बाय दैट, उसे हम
मार्केट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हो सकता है कि जो गेहूं बेचने वाला है उसने 100 रुपए डॉलर के हिसाब से 10 किलो भेजा हो तो उसको 100 रुपए मिले, पर जो बेकर है हो सकता है उसको वहां जाके खरीदने में पेट्रोल लगा हो, प्लस उसने उस अपने इनकम के ऊपर टैक्स दिया होगा, तो उसके ऊपर कोई और जो चीज खरीदी उस पर टैक्स किया होगा, तो हो सकता है कि इसको तो 100 रुपए मिले लेकिन जो खरीदने वाला है उसने एक्चुअली 120 रुपए दिए क्योंकि टैक्स लगता है उसके ऊपर। तो वो डिफरेंस है बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में। सो इसीलिए जब भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है तो आप यहां से टैक्स हटा देते हो। इफ यू एवर वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम बेसिक प्राइस टू मार्केट, यू बेसिकली एड द टैक्स दैट इज कलेक्टेड। सो जीवीए जो होता है वो बेस प्राइस पे कलेक्ट किया जाता है, जीडीपी जो होता है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। तो ये तरीका जो है जीडीपी कैलकुलेट करने का, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जितना खर्चा हो रहा है पूरी इकोनॉमी में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो क्या क्या खर्चा होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो लोग घर चलाने के लिए जो पैसा हम खर्चा करते हैं, ठीक है, वो, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेसेस, बिजनेस अपना बिजनेस चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस खर्चे को, प्लस सरकार जितना खर्चा करती है क्योंकि एंड में हम जो चीजें बेचते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स कहां जाता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसका क्या करती है? उसको स्पेंड करती है गवर्नमेंट चलाने में, राइट? तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसको भी ऐड कर लो। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट, ठीक है, नेट मतलब क्या होता है कि जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से जितना इंपोर्ट हुआ है वो माइनस कर दो। मतलब कि मान लो अगर 1000 रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है और 800 रुपए का इंपोर्ट हुआ है तो इनमें से माइनस कर लो तो हमें पता चले कि बाहर से टोटल 200 रुपए आए हैं। अगर इसका उल्टा होता है कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, मान लो एक्सपोर्ट जो है 800 रुपए है और इंपोर्ट 1000 रुपए, तो देन यू विल गेट -200। तो फिर आप क्या करोगे? यहां से इनमें से माइनस कर दोगे क्योंकि ये पैसा चला गया बाहर, ठीक है। तो ये जो जीडीपी है एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, जितना भी खर्चा किया गया है घर में इंडिविजुअल हाउस होल्ड ने ऑन थिंग्स दैट आर नीडेड, प्लस बिजनेसेस ने जो खर्चा किया है, क्योंकि यही तो दो एंटिटीज है एक इकोनॉमी में, तीन तो एंटिटीज है, गवर्नमेंट, सब प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर मतलब बिजनेसेस, और गवर्नमेंट का खुद का खर्चा, प्लस बाहर से अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उसको माइनस करके उसका नेट वैल्यू ले लो, तो वो हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो गवर्नमेंट अगर जो स्पेंड करती है ओल्ड एज पेंशन पे, स्कॉलरशिप पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मतलब जो ट्रांसफर्स करती, ऐसी चीजें जिनके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, वो सब जो है दीज आर काउंटेड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अलावा अगर कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स है तो वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो गुड अभी तक अगर वो किसी ने खरीदे ही नहीं है, बन तो गए, यूज तो हुआ, लेबर तो लगी उसमें, मटेरियल भी लगा, लेकिन वो खरीदे नहीं गए क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है। फिर सेकेंड हैंड गुड्स अगर परचेज हो रहे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बार फर्स्ट परचेज को ही मानते हैं, सेकेंड परचेज को नहीं मानते। उसके बाद शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो होते हैं उन्हें नहीं माना जाता है। और उसके अलावा ओनर जो ऑक्यूपाइड हाउसिंग होती है उसको, जिसमें वो खुद रह रहा है, अब वो तो रेंट नहीं भर रहा है ना उसका, अगर आपका खुद का घर है तो आप उसमें रेंट थोड़ी ना भर रहे हो, तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉट काउंटेड, ठीक है। तो इसीलिए दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट काउंटेड व्हेन यू आर यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड एज सिंपल एज सेड, हमने क्या बोला था कि जितने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन चारों में से जो पैसा कमाया जाता है उनको अगर आप ऐड कर दो तो वो आपको जीडीपी देगा। क्या होता है? अगर आपके पास लैंड है या नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको आप सेल करते हो तो आपको रेंट मिलता है। अगर आप के पास लेबर है, आप उसको सेल करते हो तो आपको सैलरी या वेजेस मिलती है। अगर आपके पास कैपिटल है, आप उसको देते हो तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है और आप वो करते हो तो उसके बदले आप या बिजनेस चलाते हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट। तो जो भी ये चारों चीजें मिली है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और वेजेस, इन चारों को अगर आप ऐड कर दो तो इट शुड गिव यू जीडीपी। अब इसमें व्हेन यू कैलकुलेट जीडीपी फ्रॉम इनकम मेथड, उसमें पता क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? जो कमीशन ब्रोकर लेते हैं, जब ब्रोकरेज करवाते हैं ना दो लोगों के बीच में, वो कमीशन भी ऐड हो जाती है। इवन जो सेकंड हैंड गुड्स की परचेज होती है वो भी ऐड हो जाती है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की, तो जो चीजें हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, खुद को, मतलब जैसे अगर कोई इंसान खुद ही उगा के खुद ही खा रहा है तो वो भी काउंट हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आइटम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड, विंडफॉल गेन्स, मतलब कि ऐसे गेन्स जो सडनली बिना प्रिडिक्शन के आ जाए, ट्रांसफर रिसीट्स,
कुछ ऐसे पैसे दिए गए जिसके बदले आपने कोई, मतलब अगर आपको कहीं से पैसा आ रहा है जो आपने अर्न नहीं किया है, इनकम नहीं है आपकी, गिफ्ट आ रहा है, तो वो सब काउंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो भी काउंट नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, तो ये सब चीजें ऐड नहीं की जाती है जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि जो एनएसओ है वो जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट करता है, क्या उसकी मेथड है। जीडीपी जो है वो दोनों तरीके से, वैल्यू एडेड मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों तरीके से दे कैलकुलेट जीडीपी। जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में कितना वैल्यू ऐड हुआ, माइनिंग में कितना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर एक इकोनॉमिक कैटेगरी लेते हैं और उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको ऐड कर देते हैं। और जब एक्सपेंडिचर मेथड की बात आती है ना, तो वो क्या करते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर के, फॉर एग्जांपल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो हाउस होल्ड का होता है, उसके अलावा गवर्नमेंट का जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, फिर ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ने किया है, और जो टोटल नेट एक्सपोर्ट होता है, इन चारों को यूज करके गवर्नमेंट पता करता है कि कितना हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब इन दोनों तरीकों से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है ना, तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आती है। हाइपोथेटिकली, टेक्निकली तो जीडीपी किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करो बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज कैलकुलेट कर रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, दोनों जीडीपीज में फर्क आता है, क्योंकि दो तीन चीज कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, वो कभी कभी अनरिपोर्टेड चला जाता है, ठीक है, मतलब कि मान लो मैंने किसी को कुछ दे दिया और मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया, या मैंने किसी से कुछ खरीद लिया और मैंने उसके बदले उन्हें कुछ काम करके दे दिया, तो देयर वाज नो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट, मैंने लेबर के बदले में कुछ खरीद लिया, डायरेक्ट बार्टर हो गया। तो और कई बार लोग ना अगर वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट से छुपाना चाहते हैं तो नहीं डिक्लेयर करते। तो क्या होता है, कई बार ऐसे डिक्लेरेशंस नहीं आते हैं, इसलिए इन दोनों में मिसमैच हो जाता है। इसलिए सीएसओ के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड जो है ना टू गेट अ वेरी एक्यूरेट जीडीपी इज प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो इसीलिए हम जो आज डाटा यूज करते हैं आजकल जीडीपी में, वो यूजुअली प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट किया हुआ डाटा होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। एंड बट देन इट ऑल्सो अगेन हैज इट्स ओन इश्यूज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, बट हमें ये पता है कि जब भी हम किसी भी कंट्री के जीडीपी ऐड कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी बॉर्डर की, ठीक है, कि वो जो कंट्री जिस बॉर्डर पे, जिस लैंड में रह रही है, उसके बॉर्डर के अंदर जो भी हो रहा है उसे हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बाहर का बंदा, नॉन इंडियन भी अगर आके इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर, तो उसका किया हुआ काम भी जीडीपी में ऐड होता है, ठीक है। पर व्हाट इफ वी नो कि आजकल कई सारी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती है, इंडियन ओरिजिन है पर बाहर भी काम करती है। कई सारी कंपनीज ऐसी है जो बाहर की है पर इंडिया में भी काम करती है। कई सारे लोग इंडिया के बाहर जाके काम करते हैं, राइट, तो उन लोगों का क्या, ये तो इंडिया की बॉर्डर के अंदर नहीं है लेकिन है तो वो इंडियन सिटीजन। तो जब हमको इस बेसिस पे कैलकुलेट करना हो कि टोटल इंडियंस ने कितना कमाया है, ठीक है, उसके लिए वी विल गो टू GNP. Gross national product basically is GDP plus the factor income earned by domestic factors by people employed all over the world, ठीक है। तो जो भी बाहर है, जो भी इंडियन सिटीजन है, जो देश के बाहर रह रहे हैं, वो अगर कोई पैसा कमाते हैं, चाहे वो फैक्टर इनकम हो या किसी भी तरीके की फैक्टर इनकम हो, चाहे रेंट हो, सैलरी हो, प्रॉफिट हो, वो सब भी इंक्लूड किया जाता है, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय पीपल ऑफ अदर कंट्रीज लिविंग इन इंडिया। तो अगर कोई दूसरी कंट्री के सिटीजन इंडिया में रह रहे हैं तो उनका कमाया हुआ माइनस कर दें तो हमें जीएनपी मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली दैट मीन्स कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो यहां पे काउंट नहीं किए जाते। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, ये वो पैसा है जो एज अ गिफ्ट या डोनेशन दिया जाता है जिसका कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि वो दिया गया है नॉट फॉर एनी सर्विस और गुड्स। उसके अलावा hence GNP is the sum of GDP and all the factor incomes from outside minus the factor income earned by people living in India but not of Indian citizen. अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की, ग्रोस
और नेट के बीच में पता है क्या डिफरेंस है? याद है हमने रानी का एग्जाम्पल लिया था, रानी का सीटीसी कितना था? 2 लाख, राइट? पर उसके हाथ में सब कुछ कटने के बाद क्या आता था? ओके, दिस इज द जो डिफरेंस है उसकी सैलरी जो उसके अकाउंट में आती थी। तो उसके बीच में जो कंपनी को कॉस्ट लग रही थी उसको रखने में, और जो वो एक्चुअली उसके हाथ में पैसे आते हैं उसमें जो फर्क था ना, वो ही डिफरेंस होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। क्या होता है ना, साल दर साल जो चीजें होती है हमारे पास वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है? वो चीजें खराब होती है, कोई भी मशीन आपके पास होती है तो वो खराब होती है। प्लस हो सकता है कि आपको तो अगर आपको एनएनपी निकालना है तो आप जीएनपी लोगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे। डेप्रिसिएशन क्या है? वेयर एंड टेयर, जब भी चीजें इस्तेमाल होती है तो वो थोड़ी खराब होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसको आप माइनस कर दोगे। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक फार्मर है, वो गेहूं बेच रहा है, उसने 100 रुपए में बेची 10 किलो, ठीक है? अब मैं जो हूं बेकर जो जा रहा है उसको खरीदने के लिए, मुझे तो 100 रुपए उस बंदे को देने पड़ेंगे, प्लस मुझे टैक्स देना पड़ेगा कुछ भी खरीदने पे, प्लस मुझे पैसा लगेगा वहां तक जाके लेके आने में। तो फॉर मी टू बी एबल टू परचेज दिस, it cost me very different. I need some X amount of money to be able to purchase this 10 kg of wheat from this person. तो जो कॉस्ट पे वो मुझे मिला टू द बायर, ठीक है, दैट्स मार्केट प्राइस। और जिस पर बंदा बेच रहा है वो है फैक्टर प्राइस। अब क्या होता है, फैक्टर प्राइस में ना टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना हो, ठीक है, या फैक्टर प्राइस निकालना हो, तो आपको सबसे पहले उसमें से मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा देने पड़ेंगे और फिर सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेगी। सब्सिडीज क्या होती है? गवर्नमेंट कुछ कभी कभी, या गवर्नमेंट या कभी कभी प्राइवेट लोग भी अगर चाहते हैं कि कोई इंसान कोई चीज ज्यादा करे तो उसमें उनको छूट देते हैं, डिस्काउंट, उसे सब्सिडी कहा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि उसको बनाने में एक्चुअली कितना लगा, तो आपको पहले मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा और फिर उसमें से, मतलब जितने में वो खरीदा गया है, प्लस उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें फिर सब्सिडीज ऐड कर देनी पड़ेगी। वी विल टॉक अबाउट द बिजनेस साइकिल एंड फ्लो इन द नेक्स्ट क्लास. This is it for today's class. I hope this class was exciting and interesting and you learned something. If you have any questions related to whatever has been taught, please write in the comments and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.